हेलो एवरीवन, फिर से आ गए हैं हम जेएसएससी सहायक आचार्य 15 जून वाला पेपर लेकर। ये बहुत रीसेंट एग्ज़ाम का पेपर है आप लोग का, ठीक है ना। तो अभी अपकमिंग जो जेएसएससी सीजीएल का री एग्ज़ाम है, जो अभी तो सुनने में आ रहा है कि अगस्त 3rd वीक, ठीक हो सकता है 18 अगस्त या थोड़ा उसके आगे ही, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जेएसएससी का ये ऑफिशियल पेपर है, ठीक है। इसका जिनको भी पीडीएफ का भूख है उनका भूख शांत हो जाएगा ई बुक सेक्शन में जाकर एग्ज़ाम क्लस्टर ऐप में। एग्ज़ाम क्लस्टर ऐप का हम लिंक लगा देंगे पहले कमेंट में, वहाँ से आप ई बुक देख सकते हैं। तो फिर आप बोलेंगे कि भाई वीडियो काहे देखें, हम जाके ई बुक ही देख लेते हैं देखना है जिसको देख लीजिए, लेकिन अच्छा जो एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन में डिटेल्स में आपको हम बताएंगे। एक एक ऑप्शन से हम और क्वेश्चंस बना करके आपको सामने डालने की कोशिश करेंगे कि इस ऑप्शन को कैसे एक्सप्लेनेशन करना है, वो सारा चीज़ भी हम डालेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो सिर्फ क्वेश्चन नहीं होगा बाकी लोगों के जैसा कि क्वेश्चन बताए, आंसर बताए और कल्टी मार लिए, ठीक। तो आपका क्वेश्चन भी होगा, आंसर भी होगा। इसमें केवल मैथ और रीजनिंग नहीं होगा, वो ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, चैनल पे वीडियो जा चुका है 15 जून वाले का, ठीक है। और 13 जून वाले का भी कंप्लीट पेपर जा चुका है। तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जा करके आप चेक कर लीजिए। आपको जेएसएससी का सिर्फ सहायक आचार्य ही नहीं, दूसरा भी जो पेपर है जो रिसेंट अभी होते रहा है, सबका पेपर मिल जाएगा साथ में। अगर आप लोग साइंस पढ़ना चाहते हैं या मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, तो पढ़ सकते हैं। एग्जाम क्लस्टर ऐप में दोनों का जो कोर्स है वो अवेलेबल है। एकदम जेएसएससी ओरिएंटेड है और एकदम कंसाइज वे में, यानी कि आप ये जो मैथ वाला कोर्स है इसको 15 से 20 दिन में आराम से पढ़ के रिवाइज भी कर सकते हैं और 15+ क्वेश्चंस सही कर पाइएगा। अगर इस कोर्स को अच्छा से आप फॉलो कर लिए, कटाकट तरीका से पढ़ लिए, तब 15+ क्वेश्चन आप बना पाएंगे, ठीक। और बहुत ही अच्छे से इसमें पढ़ाया जा रहा है, यानी कि एमसीक्यू का सहारा लेकर क्वेश्चन वाइज, टाइप वाइज आपको समझाया जाता है, ना कि थ्योरी में आपका समय बर्बाद किया जाता है। दोनों का डेमो अवेलेबल है एग्जाम क्लस्टर ऐप में, चाहे साइंस हो मैथ हो। पहले डेमो देखिए, उसके बाद ही खरीदिएगा। इंग्लिश मीडियम का है। साथ में पेपर 2 जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है वो अवेलेबल है। टोटल 8 सेट है। याद रखेंगे ये 8 सेट का एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन टॉप नॉच है। पूरे मार्केट में आपको ऐसा पेपर्स कभी नहीं मिलेगा, इतना हाई क्वालिटी का पेपर। आप पहला पेपर लगा के देखिए, एकदम आपको क्वालिटी समझ में आ जाएगा। पहला पेपर डेमो है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से आपको क्वालिटी का समझ हो जाएगा। पेपर 3 का भी 10 सेट अवेलेबल है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और सारा चीज़ में मैक्सिमम आपको डिस्काउंट लेने के लिए कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो कूपन कोड ऑफिसर लगाइएगा किसी भी प्रोडक्ट को लेते हुए, तो आपको मैक्सिमम जो है पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी टेस्ट सीरीज हो या कोई भी कोर्स हो, कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8987921161। इसमें आराम से व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और आपको हम वहाँ पे डाउट आपका जो है, जो भी होगा हम लोगों का टीम से, वो आपका देख लेगा, डाउट देख लेगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ या कोर्स के बारे में कुछ भी आपको पूछना है, कोई जानकारी लेना है, यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पेपर शुरू करने से पहले, सॉल्यूशन शुरू करने से पहले एक वार्निंग देख लीजिएगा। जो वार्निंग नहीं देखा वो आगे चल के बहुत डरेगा। ये लास्ट वीडियो में भी हम आपको समझाए थे, जो लोग नहीं देखे हैं उनको समझना होगा कि जो पेपर है, ये देखिए हम ऑफिशियल सिलेबस का यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आए हैं। सारे क्वेश्चन, तीनों पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। अपने काम का क्या है, पेपर 3 हम लोग, क्योंकि अभी पेपर 3 का ही सॉल्यूशन देख रहे हैं। ये पेपर 3 होगा +2 या इंटर स्तरीय। तो आप बोलेंगे क्या हो गया, इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है, +2 हो या जीएस में क्या फ़र्क पड़ता है। जीएस में ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन साइंस में बंधु फ़र्क पड़ जाएगा। साइंस में, कंप्यूटर में फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपको लगेगा थोड़ा सा हाई इसलिए लगेगा क्योंकि जेएसएससी सीजीएल हो या फिर एलडीसी वगैरह हो, उसमें क्या है, क्वेश्चन का लेवल लिखा हुआ है सिलेबस में कि हम जो है सो 10th लेवल का पूछने वाले हैं, चाहे साइंस हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कोई भी जीएस हो, कुछ भी हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो। लेकिन यहाँ पर लिख दिया है सामने से कि +2 लेवल का साइंस होगा, +2 लेवल का कंप्यूटर होगा, +2 लेवल का जीएस और +2 लेवल का ही मैथ रीजनिंग होगा। इसीलिए कुर्सी का पेटी बांध लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ लगेगा या जो 11th 12th का होगा, उसके आगे हम क्रॉस लगा देंगे, आपको बता देंगे कि भैया ये 11 12 का है, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। बाकी लास्ट वीडियो में ना कुछ लोग होशियारी बहुत झाड़ा था कि ये क्वेश्चन आप हाई लेवल का बोल रहे हैं। अरे भाई पूरा वीडियो तो देख पहले, तुम लोग पूरा वीडियो देखने का दम नहीं है, बीच में आकर के उल्टा पलटा कमेंट करके जाता है। अभी इस वीडियो का क्वेश्चन देखना, अभी इस वीडियो का क्वेश्चन देख, वेस्पर थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा ना, तब तेरे को समझ में आएगा। जो लोग नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं उसका हम बात कर रहे हैं, ठीक है। साइंस वाला तो भाई हम लोग भी बीटेक करके बैठे हैं, वो सब हम लोग के लिए भी हलवा है, लेकिन एक जनरल एस्पिरेंट के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी एक्सेप्शन हर जगह होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इस बार हम लोग साइंस से ही शुरू करेंगे। ये वाला जो पेपर है ना, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को बांट दिया है 3 सेक्शन में। तो फिजिक्स से शुरू कर लेते हैं। फिजिक्स वाला सवाल है, ये आपका जेएसएससी सीजीएल में भी आ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या है, मतलब घिसा पिटा टाइप का ही हो गया है कि इसमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं है, नहीं है सर, वेक्टर क्वांटिटी इसमें से कौन सा है। तो मास जो है, द्रव्यमान, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। स्पीड ये भी नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी हो जाएगा आपका
वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन होगा, ठीक है। क्वांटिटी में डायरेक्शन जिसमें जिसमें मैटर करेगा वो होता है आपका वेक्टर। अब वेक्टर स्केलर पूरा पढ़ा के यहाँ मतलब नहीं है, वो हम लोग कभी और समझा जाएगा, ठीक। अगला क्या है, न्यूटन के पहले लॉ, न्यूटन का लॉ जो 3 नियम न्यूटन जी दे करके गए थे, उसमें से जो पहला नियम है उसमें क्या बोला गया था कि ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन, तो हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल कोई बल जो है, बाहरी बल अगर उसमें लग जाएगा तो वो अपना डायरेक्शन या तो चेंज कर लेगा यूनिफॉर्म मोशन का, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा, या फिर जो रेस्ट में है वो मोशन में जाने लगेगा, और मोशन वाला रेस्ट में भी आ सकता है। तो ये है न्यूटन का पहला लॉ। इसी लॉ को हम लोग क्या चीज़ के नाम से भी जानते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया का जो सिद्धांत है वो यहीं पे दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम वही है आपका फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला। और तीसरा क्या है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो रिएक्शन वाला जो है वो यहाँ पर आता है, ठीक। ये तीनों नियम आपको बहुत अच्छा से पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपका 11th में भी पढ़ते हैं लेकिन 9th क्लास का भी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका JSSC CGL में भी आ सकता है। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर आ गया, ठीक। चलिए आगे क्या है, अगला है इसमें से कौन एक फंडामेंटल फोर्स नहीं है, ठीक है, नॉट अ फंडामेंटल फोर्स, ठीक है। तो फंडामेंटल फोर्सेस आपका कौन कौन होता है, फंडामेंटल फोर्स जो है फिजिक्स में वो आपका होता है ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक। उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये सब क्या होता है एग्जैक्टली ये सब पढ़ना 11th-12th का है, लेकिन फैक्चुअल बेसिस पे आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये चारों में से कौन नहीं आ रहा है, बुयांट फोर्स जो है वो नहीं आ रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। बात खत्म। चलिए आगे आएंगे। SI यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का, ठीक है। चार्ज का SI यूनिट जिसको कि हम लोग किससे दिखाते हैं, Q से दिखाते हैं। Q हो गया उसका सिंबल, और इसका जो यूनिट है वो क्या है, कूलम्ब है, जिसको C से दिखाते हैं। तो C से इसका यूनिट है कूलम्ब, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। एम्पियर जो है वो किसका है, इलेक्ट्रिक करंट का है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। वोल्टेज, वोल्ट जो है सो वोल्टेज का है, ठीक है, वोल्ट का, या फिर पोटेंशियल का, या पोटेंशियल डिफरेंस का जो है वो क्या है, वोल्ट। ओम जो है ये आपका रेजिस्टेंस का, ठीक है, ओम जो है वो रेजिस्टेंस का SI यूनिट है। तो यूनिट आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है, अच्छा थीम है और इजी भी पड़ता है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं। अगला क्या है, देखिए न्यूटन का जो नियम है, न्यूटन का सिद्धांत है, घूम फिरा करके फिर से वापस आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस ऐसा JSSC CGL के लिए ही नहीं, आगे आने वाला दूसरा एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता था मोशन का, हम लोग पहले ही बात किए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कहाँ गया जी, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सही हो गया, कहानी खत्म। फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा भाई, फोर्स का यूनिट हो जाएगा SI यूनिट में, इन्हीं न्यूटन बाबा के नाम पे रखा गया, न्यूटन, ठीक। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक, N से दिखाते हैं न्यूटन। अगला क्या है, इसमें से कौन सा स्टेट ऑफ मैटर, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट, ये सब होता है ना, इसमें से सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किसमें है, ये चारों ऑप्शन में से देखना है, पूरा पांचों में से नहीं, इस चारों ऑप्शन में देखेंगे सबसे कम काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, ½ mv², ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, यानी जो जितनी तेजी से घूम रहा होगा ना जो पार्टिकल, उसमें काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप बताइए एक बात कि गैस में पार्टिकल दूर दूर होता था, यानी उसके घूमने के लिए बहुत स्पेस है, आसानी से घूम सकता है। अगर आसानी से घूम सकता है तो वेलोसिटी भी काफ़ी हाई ले लेगा, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा या कम होगा, उत्तर होगा कि ज़्यादा होगा। तो गैस, लिक्विड ये सब नहीं, सॉलिड में आप देखिए सारा पार्टिकल ऐसे टाइट रहता है, ठीक है, एकदम चिपका चिपका हो रहेगा। तो घूमने के लिए जब जगह ही नहीं है तो वेलोसिटी क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है, एकदम नेग्लिजिबल होगा। जब वेलोसिटी नेग्लिजिबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सॉलिड हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन को समझे ना कि काइनेटिक एनर्जी किसमें कम रह रहा है, ये हम बता रहे हैं। और ये हाई लेवल नहीं है बाबू, ये आ सकता है आपके JSSC CGL में भी आ सकता है। अगला क्या है, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, द फेनोमेना ऑफ एन अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू द मोशन ऑफ द सोर्स और द रिसीवर इज नोन एज। अब देखिए ये सब इस तरह से क्वेश्चन अगर जिसको नहीं समझ में आर्ट्स वाले लोग का, तो देखिए अभी चुनाव प्रचार का जो गाड़ी होगा ना, अभी या तो आगे आप लोग देखिएगा या पहले देखे होंगे कि चुनाव प्रचार वाला जो गड़िया रहता है ना, या चलिए कचड़ा वाला जो गाड़ी रहता है, तो यहाँ पर आप खड़ा रहते हैं घर पे अपना, जैसे जैसे ये दूर जाते रहता है ना,
तो ई गड़िया में कहा आ जाता है, गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल। तो दूर दूर जाएगा तो इसका फ्रीक्वेंसी ना अलग अलग होने लगता है। जैसे नज़दीक आएगा तो एकदम क्लियर सुनाई देगा, दूर जाएंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बदलाव आने लगता है, थोड़ा अलग टाइप से आपको सुनाई देगा। गाड़ी चलता हुआ होना चाहिए, और जैसे जैसे नज़दीक आएगा ना तो तब भी आपको अलग तरीका का सुनाई देगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी में जाते जो आपका सोर्स है, ठीक है, वो या फिर आप अगर आगे पीछे होने लगे, इसके वजह से जो चेंजेस आता है ये किसके वजह से होता है? तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं ना फिजिक्स के भाषा में, इसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। यही डॉपलर इफेक्ट का डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो डॉपलर इफेक्ट पढ़ लीजिएगा। डॉपलर इफेक्ट का सवाल है, ये हम जिस तरह से समझाए हो सकता है आपको समझ में आया हो, जिसको नहीं आया वो एक बार जाकर यूट्यूब में समझ लीजिएगा, कोई बहुत तोप टाइप का चीज़ नहीं है। अच्छा, डॉपलर इफेक्ट का हम जो आपको आंसर इसका डॉपलर इफेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे टिक मार देते हैं। इसके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा आप, ठीक है, कि ये सिर्फ और सिर्फ साउंड वेव पे नहीं लगता है। यहाँ पर क्वेश्चन साउंड वेव पे आया, लेकिन ये हर तरह के वेव पे लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है तरंगे, उसके ऊपर भी लगेगा, यानी लाइट के ऊपर भी सेम आपका डॉपलर इफेक्ट लगेगा। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का जो स्टडी होता है वो किसके अंदर करते हैं हम लोग? ऑप्टिक्स के अंदर करते हैं। एकदम सिंपल, बहुत बच्चा वाला सवाल एक तरह से हो गया। ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग लाइट को पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में किसको पढ़ते हैं? तो हम लोग इसमें एनर्जी, या और आप बोल सकते हैं थर्मल एनर्जी या हीट के बारे में पढ़ते हैं। थर्मल, हीट, ये सब चीज़ों को हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वांटम लेवल बिहेवियर, क्वांटम लेवल बिहेवियर। अब आप बोलेंगे ये क्वांटम लेवल का मतलब क्या हुआ जी? तो मतलब हुआ बेसिकली कुछ नहीं, जो छोटा छोटा ऑब्जेक्ट रहता है ना, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, इस तरह का जो छोटा छोटा बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट्स है जो आपको नंगी आंखों से नहीं दिखता, जो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ऐसा बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट्स का जो हम स्टडी करते हैं वो कहाँ करते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स में इनको प्रेडिक्ट करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में एक चीज़ क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ आप या तो उसका पोजीशन ही बता पाइएगा और या तो उसका मोमेंटम ही बता पाएंगे। दोनों पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं पता लग सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स का ये जो शुरुआत होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत ये रहा, क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक ये रहा। हाइजेनबर्ग सिद्धांत के ऊपर आपसे सवाल आगे चल के पूछ सकता है, ठीक है। और ये हाई लेवल नहीं है, आजकल ये बेसिक कॉमन जनरल नॉलेज का भी सवाल हो गया, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या है? हम इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत और चुंबक, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, ठीक। चलिए अगला क्या है? न्यूटन के थर्ड लॉ। अब देखिए, पहला भी पूछी दीस, दूसरा भी पूछी दीस और तीसरा भी पूछी दीस, कुछ नहीं छोड़ीस। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, ठीक है। ट्रू फॉल्स जरा देख लेते थे। तो क्या बोल रहा है पहले में जरा देखें। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन अनइक्वल रिएक्शन। नहीं बंधु, अनइक्वल नहीं, इक्वल रिएक्शन होते हैं, गलत हो गया। फोर्स ऑलवेज एक्ट इन पेयर, जरूरी नहीं है, और अगर है भी तो ये इसका न्यूटन के लॉ से कोई लेना देना नहीं है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एकदम सही बात बोल रहा है, ठीक है। इधर से एक्शन लगेगा, दीवार पे आप एक्शन मार रहे हैं, दीवार भी आपके ऊपर रिएक्शन दे रहा है और तब आप पीछे खिसक जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इधर आप जितना फोर्स से मारिएगा, मान लीजिए 10 न्यूटन से दीवार दबाइएगा तो 10 न्यूटन से ही दीवार आपको वापस दबा देगा, ठीक। तो दोनों का एक ही मैग्नीट्यूड होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट रहता है, ठीक। तो यही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। तो अब ये हम क्या बोलें, हाई लेवल बोलें कि लो लेवल बोलें, मतलब अगर आपको समझ में आए ठीक है, नहीं तो आप रट सकते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स में किनको किनको गिना जाता है? इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को गिना जाता है। फोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। अब इस क्या होता है फंडामेंटल पार्टिकल, क्या नहीं होता, ये सब आपके स्कोप के बाहर है। 10th तक के फिजिक्स में ऐसा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगला क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर सवाल आया। प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं, इसलिए ये सब चीज़ आपके काम का नहीं है, आप इसको इग्नोर मारिए। बाकी जिनको अपना याद करना है, 11th का पढ़ाई स्मार्ट फील करना चाहते हो तो देख सकते हो, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। एग्जाम में जेएसएससी, सीजीएल या एलडीसी या इस तरह के किसी एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है ये सवाल। क्यों रेलेवेंट नहीं है हम पहले बता चुके, दोबारा जो पूछा वो सुन जाएगा हमसे कमेंट में। अगला क्या है? What is the principle behind functioning of a transformer? ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? ट्रांसफॉर्मर में क्या रहता है? इधर एक कॉइल रहेगा L1, इधर एक कॉइल रहेगा L2, ठीक है। और यहाँ पर करंट घूमते घूमते इसमें भी इंड्यूस हो जाएगा करंट, और ये जो इंडक्शन है करंट का, ठीक है, एक साथ अगल बगल होने की वजह से जो करंट का इंडक्शन है उसी को क्या बोलते हैं? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले फैराडे जी इसको ऑब्जर्व किए थे,
जर्व किए थे, ठीक है। फैराडे जो थे ना वो आर को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, आर को वो डब्लू पढ़ते थे, ठीक है। तो वो फैराडे अपना नाम ही नहीं बोल पाते थे, अपना नाम बोलते थे फैवरडे, फैवरडे बोलते थे अपने नाम को। चलिए, वैसे ये सब एग्ज़ाम का नहीं है, ऐसे ही याद रह जाएगा, इसीलिए कुछ कुछ बात कर देते हैं साथ में। पिछले बार पॉलिटिक्स वाला बात किया, बहुत लोग बमक गया जी। अच्छा, बम का नहीं था, लेकिन मतलब वो सब बात हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपको वो बात एग्जाम में याद रह जाएगा। अगर कुछ अलग बात करेंगे ना जिसमें आपका ध्यान अचानक से खींचने का कोशिश करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ वो सब को दिल से मत लगा लीजिएगा। अगला क्या है, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज। डेफिनेशन है ये किस चीज़ का, काइनेमेटिक्स का, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, ये 11th-12th का क्वेश्चन हो गया। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसको हटाइए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, हम पहले ही बताए थे, इससे पहले ही बताए थे, वोल्ट। पोटेंशियल का और पोटेंशियल डिफरेंस का दोनों का यूनिट क्या है, वोल्ट है। ओम हम पहले बता दिए हैं, एम्पियर हम पहले बता दिए हैं। वॉट जो है ये किसका यूनिट है, पावर, पावर का यूनिट है, ठीक। अगला क्या है, द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक मीडियम मान लीजिए एयर है, एयर का मीडियम से जब वाटर के मीडियम में लाइट जाता है तो थोड़ा सा मुड़ जाता है, ठीक है, नॉर्मल के अगेंस्ट, और टुवर्ड्स नॉर्मल ये थोड़ा सा इस तरह से मुड़ जाएगा। ठीक से हम ड्राइंग नहीं बता पाए, लेकिन ये जो क्लासिक डेफिनेशन है आप किस चीज़ का, ये है रिफ्रैक्शन का। कहाँ गया जी, रिफ्रैक्शन हो जाएगा इसका आंसर। ये रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, स्पीड चेंज हो जाता है, ठीक है, स्पीड चेंज हो जाता है लाइट का दोनों मीडियम में। तो ये भी बहुत बार घुमा के पूछ देता है कि इसमें से कौन सा फेनोमेना में लाइट का स्पीड बदलता है। तो ये है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में तो क्या है, सिंपल एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट रहेगा, इधर से लाइट आएगा, जितना एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगा उतना ही एंगल में वापस होकर के चला जाएगा। ये है डेफिनेशन आपका रिफ्लेक्शन का, ठीक है। और नीचे क्या है, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या है, कोई स्लिट है, मान लीजिए ये है, यहाँ पर ऐसे छेद कर दिए, तो यहाँ पर जाकर के इसका बेंडिंग होता है। ये कैसे कैसे होता है, ये सारा चीज़ हमको जानने का जरूरत नहीं है, बस लाइट का जो बेंडिंग है ऑब्स्टेकल या स्लिट में, उसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। डिस्पर्शन क्या है, डिस्पर्शन जब इस तरह का एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म में लाइट को डालते हैं तो ये अपने 7 रंगों में टूट जाता है, ठीक है। इसी तरह बुलबुला के आसपास भी यही होता है, इसमें 7 रंगों में टूटता है, फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और फिर यहाँ से आपको रेनबो मिलता है। तो ये सारा चीज़ क्या है, डिस्पर्शन का कमाल है, ठीक। अगला क्या है, इसमें से कौन एक डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट। अब डिराइव्ड यूनिट न्यूटन जो है सो डिराइव्ड नहीं है, किलोग्राम नहीं है, मीटर नहीं है, जूल एक डिराइव्ड यूनिट है। अब डिराइव्ड यूनिट क्या है, ये यहाँ के स्कोप से बाहर है, इसको समझाने के लिए हम ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, क्योंकि ये सब जो है आपका 9th में उतना इसको अंदर नहीं घुस के पूछा था। अगला क्या है, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ वन सरफेस एज इट मूव्स अक्रॉस अनदर सरफेस। यानी एक सरफेस है, मान लीजिए ये है आपका ईंटा और ये है दीवार। जब दीवार में ईंटवा को रगड़ते हैं तो कैसे ईंटवा गर्म हो जाता है। ये सब बचपन में ये सब खुराफाती किए थे कि नहीं किए थे। तो ये क्यों हो जाता है, क्योंकि दीवार चाहता है कि ईंटा जो है ना घूमे, इसका सरफेस दोनों एक दूसरे को अपोज करता है। और ये अपोजिशन किसके वजह से होता है, ये फ्रिक्शन की वजह से होता है, ठीक है, घर्षण या फ्रिक्शन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्या है, फिजिक्स खत्म हो गया, केमिस्ट्री शुरू हो गया यहाँ से, ठीक है। हाँ, इसमें क्या पूछ रहा है आपका कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किसका मास, द्रव्यमान किसका सबसे ज़्यादा है, आपको उसको अरेंज करना है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे नीचे सबसे कम जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। देखिए एग्जैक्ट मास जिसको याद है वो यहाँ पे उछलेगा, बहुत तेज बनेगा, अच्छा है तेज बन लीजिए। लेकिन एक बेसिक चीज़ भी अगर आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे नीचे है, सबसे नीचे है, यहाँ इन दोनों में नहीं है, इसको हटाइए, ये दोनों आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आमतौर पे ये मान्यता है कि दोनों का मास लगभग सेम होता है, लेकिन उसमें स्लाइटली न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आपका सही अरेंजमेंट हो जाएगा। सही है ना जी, हाँ सही है। चलिए अगला वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन है, अपने काम का नहीं है। जिसको 11-12 का केमिस्ट्री बहुत पसंद था वो यहाँ पर बैठ के क्वेश्चन में अपना सर खपा सकता है, लेकिन एग्जाम में जेएसएससी सीजीएल में नहीं आने वाला है, ना एलडीसी में आएगा। अगला क्या है, डैश इज द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। ये भी अपने काम का नहीं है। ये भी लैटिस अरेंजमेंट पे पूछ दिया, ये सब अपने काम का नहीं है।
विच नोबल गैस, कौन सा नोबल गैस है जो सिंथेसाइज्ड इन द इंटीरियर ऑफ अ स्टार, ठीक है, इंटीरियर ऑफ अ स्टार। तो स्टार जैसे कि हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है, दो हाइड्रोजन एटम आपस में फ्यूज करता है और तब्दील हो जाता है किस में, हीलियम के एटम में, ठीक है। इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। दोनों आपस में फ्यूज हुआ, कुछ एनर्जी रिलीज किया, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया जो कि हमको फोटोन के रूप में मिल जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में धरती तक वही एनर्जी पहुंचता है और हीलियम में बदल जाता है। तो अंदर में सिंथेसिस किसका होता है, हीलियम का होता है। तो आंसर इसका हीलियम हो जाएगा। अगला क्या है, इसमें से कौन सा एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, कोई भी एक एटम होता है ना, मान लीजिए एटम है क्या लिया जाए, एक्स है, मान लीजिए ये एटम एक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करने का जो इसका टेंडेंसी होता है किसी बॉन्ड में, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ आकर्षित करेगा, जितना हाई तरीका से, जितना आसानी से, उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब सोडियम का हम अगर बात करें, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन बस ज़्यादा होता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी तरह से ये लूज कर जाए तो ये खुश हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये जब ए को खोना ना चाहता है जी, पाना थोड़े चाहता है, तो ये कहाँ से होगा, इसको निपटाइए यहाँ से। आप क्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में देखिए तो कहानी क्या है, यहाँ पे आपको कहीं फ्लोरीन मिलेगा, यहाँ पे आपको कहीं क्लोरीन मिलेगा आपका पीरियोडिक टेबल में, और यहीं पे जस्ट बगल में आपको ऑक्सीजन मिलेगा। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पर नीचे में मिलेगा आपको क्लोरीन। तो ये हो गया आपका 17 वाला और ये हो गया 16 वाला, यहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगा। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे ना पीरियड में, तो क्या था, पिछले बार भी इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे सवाल आया था, तो ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने लगता है, ठीक है। और हम आपको बताए थे कि ऊपर से नीचे जो भी चीज़ घट रहा है, इधर जाते हुए वही चीज़ बढ़ेगा, ठीक है, यानी लेफ्ट से राइट जाते हुए वही चीज़ बढ़ेगा। तो यहाँ से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, यानी ऑक्सीजन से ज़्यादा किसका है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और क्लोरीन से ज़्यादा किसका है, फ्लोरीन का है। तो यहाँ से टोटल कुल मिला के कुल जमा बात यही है कि फ्लोरीन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सब रटा हुआ होता है कि फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, लेकिन हम आपको एक, अगर आपको ट्रेंड के बारे में जानकारी है तो उससे भी हम बता रहे थे। बाकी एक ऑप्शन तो पक्का कोई भी एलिमिनेट कर सकता था। अगला क्या है, एसिड स्ट्रेंथ का असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है। बहुत ज़्यादा अपने काम का नहीं है, क्योंकि एसिड स्ट्रेंथ के बारे में डिटेल्स में हम लोग 11th-12th में ही पढ़े थे, इसलिए इसको आप छोड़िए, ये भी छोड़िए, ये भी नहीं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब बताओ भाई, करो करो ये सब सवाल करो, जिसको करना है करो, जिसको लग रहा था पिछले बार की बहुत ईजी है, करो ये सब, देखो, और ये सब आएगा, जिसको लगता है कि आएगा तब अपना इलाज करवाओ जाके। अगला क्या है, ट्रांजिशन मेटल के बारे में पूछ रहे हैं। इसमें से कौन ट्रांजिशन मेटल है, जिंक नहीं, कैल्शियम नहीं, पोटेशियम नहीं, आयरन, आयरन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स का एग्जाम्पल्स आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट आपसे बन सकता है। कार्बन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत ही पुराना घिसा पिटा सवाल है, 1 2 3 4, ये होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी शेल में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर 4 हो जाएगा। बहुत ही घिसा पिटा सवाल है ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसमें से कौन नोबल गैस नहीं है, कौन नोबल गैस, अच्छा नहीं है, ठीक है। हीलियम तो नहीं होगा, नियॉन तो नहीं होगा, आर्गन नहीं, अरे क्रिप्टॉन दिया हुआ है जी, गलत है, गलत है, क्वेश्चन गलत है, मतलब ऑप्शन गलत है, ठीक है। चारों के चारों नोबल गैस तो है ही है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है आपके काम का। हाँ, अगला क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला पूछ रहा है। H2SO4 रटा हुआ चीज़ आपको पता होना चाहिए। जो H2SO3 होता है ना, इसको बोलते हैं क्या, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड तो ये हो गया, ये हो गया सल्फ्यूरस एसिड, उसी का छोटा भाई। और HCl हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 हो गया आपका नाइट्रिक एसिड। ये सारा का सारा जो एसिड यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको कहेंगे मिनरल एसिड, ठीक। और एक और किस तरह का एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स होता है। ये स्ट्रॉन्ग होगा मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड वीक होगा, ठीक। ऑर्गेनिक एसिड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, इसके बारे में बाद में कभी देखेंगे। पीएच का कैलकुलेशन ये सब नहीं आने वाला है, भूल जाइए इसको। अगला क्या है, द प्रोसेस ऑफ यूज सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज।
ऑस्मोसिस का डेफिनेशन दे दिया है बेसिकली, और ऑस्मोसिस के बारे में पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? एक सेमी परमिएबल SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बेसिकली बोलने का कुछ मतलब ज़्यादा इसमें लोड मत लीजिए। एक तो झिल्ली होता है, झिल्ली, ठीक है, जिसमें बहुत छोटा छोटा छेद रहेगा, बहुत छोटा छोटा, इतना छोटा छेद रहेगा ना कि जो बड़ा बड़ा पार्टिकल है, इवन आयंस जो है, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, ये सब भी इसमें नहीं घुस पाएगा। सिर्फ जो पानी है वो घुस पाएगा, या जो भी लिक्विड है वो आप इसमें अंदर से पास हो सकता है। इसको इतना पतला पतला इसमें छेद किया जाता है, उसी को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन करते हैं। सेमी का मतलब है कुछ घुस पाएगा, कुछ नहीं घुस पाएगा, ठीक है। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो जिसको हम लोग मिलाते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन लो है और यहाँ हाई है। लो से हाई तक जाएगा ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। और अगर हाई से लो की तरफ हम किसी चीज़ को भेजना चाहते हैं तो ये होगा रिवर्स ऑस्मोसिस, RO, ठीक है। याद आया RO फिल्टर? तो रिवर्स ऑस्मोसिस RO होता है, इसमें हाई से लो आएगा। और इसके लिए हम लोग को किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। तो प्रेशर का इस्तेमाल करके हम हाई से लो की तरफ भेजते हैं किसी सॉल्यूट को। ज़्यादा नहीं समझ में आया तो भैया ऑस्मोसिस का डेफिनेशन है, यहाँ से रट लीजिए और चिल मारिए, ठीक। अगला ये भी अपने काम का नहीं है। इसमें से कौन सा जो एलिमेंट है सबसे ज़्यादा अबंडेंट है अर्थ के क्रस्ट में? बहुत सारा बोकर रहेगा, सबसे पहले जाएगा एल्युमिनियम मार देगा। भैया यहाँ एलिमेंट पूछ रहा है, ठीक है, एलिमेंट, मेटल नहीं पूछ रहा। सबसे अबंडेंट मेटल अगर पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे हो जाएगा क्या? आयरन हो जाएगा, मेटल का अगर हम बात करें। लेकिन अगर एलिमेंट ओवरऑल पूछेगा ना अर्थ के क्रस्ट में, पपड़ी में, तो इसको ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो सबसे नंबर 1 पे आएगा ऑक्सीजन, नंबर 2 पे सिलिकॉन और नंबर 3 पे एल्युमिनियम आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ ही हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा एकदम चकाचक। तो पहला भी याद, दूसरा भी याद, तीसरा भी याद, इसको OC आल से आप याद रख सकते हैं। और मेटल में पहला ये, दूसरा आयरन, ठीक। ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एकदम रिपीट मारने का, हाई प्रोबेबिलिटी। इसमें से कौन आयरन का ओर नहीं है? झारखंडी लोग को तो ये सब खैर रपट रटा हो रहता है, हर तरह का ओर मौजूद है यहाँ पर। आंसर का हो जाएगा हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सीडराइट, ये सब आयरन का ओर है। कैलेमाइन नहीं है। कैलेमाइन किसका है? जिंक का ओर है कैलेमाइन, ठीक। अगला क्या? टेबल सॉल्ट, ठीक है, यानी कि आम जो हम लोग का नमक है उसका केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ये इसका फॉर्मूला है टेबल सॉल्ट का। Na2SO4 ये दिया हुआ है आपको, ये सोडियम सल्फेट इसको कहते हैं। कॉमन नाम क्या है? सल्फेट ऑफ सोडा, ठीक, इसको याद रखेंगे। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपको याद ही होगा। इसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, अगर आपको नहीं याद था तो याद कर लीजिए, बहुत कॉमन है, पूछता है। अगला ये आपको दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, इसको क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और अच्छा छोड़िए, बाकी आगे आएगा तो देखा जाएगा। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, Na2CO3। अगला क्या है? ये बायो है, क्वेश्चन पहला ही आपके काम का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि मृत शरीरों में इसमें से क्या नहीं होता है? अच्छा, नॉट पूछ रहा है। ग्रोथ, हाँ ग्रोथ तो होता है, इसको हटाइए। रिप्रोडक्शन भी होता है, मूवमेंट भी होता है, मतलब मूवमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन डीके कोई जीवित चीज़ में नहीं होता है, ठीक है। जिंदा आदमी सड़ने नहीं लगता, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस की, छोड़िए बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। चलिए अगला क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस इन अ सेल? क्या मतलब, ठीक है, अभी इसको छोड़िए ही, बहुत ज़्यादा इतना डीप में नहीं जाता है। मतलब याद करना चाहते हो तो याद कर लीजिए कि गोल्गी अपरेटस का काम क्या है? पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। लेकिन फिर अब हम इसको बता के पूरा सेल का एक एक ऑर्गेनल नहीं समझाने जाएंगे, तो छोड़िए उसको। इसमें से कौन सा विटामिन ज़्यादा ले लीजिएगा ना तो लीवर में डैमेज हो जाएगा? अरे बाप रे, विटामिन लेने से भी लीवर का डैमेज होता है जी? हाँ जी, कुछ भी ज़्यादा ले लेने से डैमेज होने लगता है। जैसे ज़्यादा झारखंड जीके का किताब पढ़ लीजिएगा ना तो साइंसवा छूट जाएगा, समझे, मैथवा छूट जाएगा। तो आप लोग यही किए हैं, झारखंड जीके इतना घोर के पिए कि मैथ नहीं पढ़े। मैथ में 5-5 सवाल कीजिएगा तो कैसे होगा बाबू? इसीलिए मैथ मास्टर माइंड का कोर्स जाइए, डेमो लेक्चर देखिए, मज़ा आ जाएगा, तब बोलिएगा। अगला क्या? चलिए क्वेश्चन, इसमें आंसर क्या हो गया कि विटामिन B3 ज़्यादा ले लेने से लीवर में डैमेज होने लगता है। इसका केमिकल नेम क्या है? नायासिन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में
आएगा। विटामिन B1 थायामीन है, विटामिन B2 रिबोफ्लेविन है, विटामिन बी का पूरा जो फैमिली है केमिकल नेम रटा हुआ होना चाहिए बाबू। और उसके कमी से क्या होता है ये भी रटा होना चाहिए। पहले पुराना ज़माना में क्या करता था बच्चा लोग, बी माने बेरी बेरी, इतने रट के चल गया भैया। विटामिन बी का पूरा फैमिली होता है, बढ़िया से रटिएगा, समझे। और क्वेश्चन आ रहा है उससे श्योर शॉट। अगला क्या है, काम का नहीं है भाई, निकलो तुम, फुटो यहाँ से। इसमें से कौन एक टाइप का आरएनए नहीं है, ठीक है। एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ये तो है, ये तो है, ये अरे ई का ऑप्शन है भाई, डीएनए। डीएनए कहाँ से आ रहे हैं डीएनए अलग चीज़ होता है, चलिए डीएनए हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब हंसी मजाक वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्या है, रेड ब्लड सेल का क्या काम है, लाल करना, खून को लाल दिखाना। और क्या, भूखा बच्चा यही बोलेगा कि लाल लाल दिखता है रेड ब्लड सेल की वजह से वाई वाह हम यही बोलेगा, लेकिन नहीं, इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दीजिएगा ना बहुत ज़्यादा, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड दे दीजिएगा तो इसी रेड ब्लड सेल के हीमोग्लोबिन को अफेक्ट कर देगा और रेड ब्लड सेल करप्ट होने लगता है, मतलब उसका स्ट्रेंथ कम होने लगता है, जिसके वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है, एकदम मौत, डेथ हो सकता है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड किसी के शरीर में ज़्यादा हो गया तो रेड ब्लड सेल में मौजूद हीमोग्लोबिन का स्ट्रेंथ को घटा देता है, जिससे कि उसको सही मात्रा में नहीं उसका सेल में रेस्पिरेशन हो पाता और उसका डेथ हो सकता है, ठीक। तो ये रेड ब्लड सेल का काम है। बाकी तो ये सब आपको पता ही होगा। फाइटिंग इन्फेक्शन कौन करता है, WBC। एंटीबॉडी प्रोडक्शन अपने काम का नहीं। कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, ये कहाँ पर मिलेगा आपको, स्टोमाटा के अंदर आपको मिलेगा क्लोरोफिल, ठीक, मतलब अंदर नहीं मिलेगा, मिलजुल के करता है। छोड़िए छोड़िए छोड़िए, इसको हटाइए। अगला क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं। अरे भाई बचपन से अभी तक एक के यही चीज़ हुआ तो सबको याद होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल भाई, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, सबसे बड़ा ऑर्गेनल है, पिछली बार बताए थे, याद हो तो बताइएगा कि सबसे छोटा ऑर्गेनल क्या है, पिछले लेक्चर में बात हो चुका है। तो सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल का नाम कमेंट कीजिए, देखें अभी तक कौन टिका हुआ है, ठीक। चलिए अगला क्या, काम का नहीं, इसको छोड़िए। ये भी अपने काम का नहीं। ये भी काम का नहीं। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या क्या सवाल दे रखा है यार, मतलब सवाल नहीं मिल रहा था तो पूरा 11-12 का बुकवे से छापा है। मक्के का जो दाना है वो क्या है, मक्के का दाना असल में एक फल है। अरे चौंक गए गुरु, हाँ फल खाते हैं आप लोग सिनेमा हॉल में बैठ के। चलिए अगला क्या है, मेटालिक आयन फाउंड इन क्लोरोफिल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम रिपीट मारने का हाई संभावना। तो क्लोरोफिल जो है वो किस चीज़ से बनता है, क्लोरोफिल में आपको मैग्नीशियम का एक बड़ा सा कंपाउंड मिलेगा जिसमें मैग्नीशियम का आयन होता है, तो मैग्नीशियम आपका आंसर हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। आयरन आपको कहाँ मिलेगा, RBC में, हीमोग्लोबिन के अंदर। चलिए अगला क्या, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन, अरे बचवा वाला सवाल, फीमर हो जाएगा। सबसे बड़ा हड्डी का है इंसान के शरीर में, फीमर। सबसे छोटा हड्डी कमेंट कीजिए जी, इसे बताएंगे नहीं। स्मॉलेस्ट बोन कमेंट मारिए। अगला क्या, मैमरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, यानी जो मैमरी ग्लैंड है, मादा का जो स्तन है, वो दूध उत्पादन कब शुरू करता है, एट द एंड ऑफ मेनोपॉज। अरे मेनोपॉज में तो यार खत्म हो गया सब कहानी, यहाँ पे कैसे होगा, ये नहीं होगा। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, नहीं भाई, पूरा प्यूबर्टी के टाइम में तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो जाएगा, ये भी नहीं। एट द एंड ऑफ, भाई एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे शिशु का जन्म होता है तो यहीं से प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, ठीक। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस का सवाल था, आराम से पढ़ते तो इसका आंसर कोई भी दे सकता है। यहाँ से शुरू हुआ मैथ्स का सॉल्यूशन ऑलरेडी करवाया जा चुका है हम लोग के चैनल पे, तो उसको जा करके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ होगा, ठीक। अब हम लोग को स्विच मारना है GS वाले क्वेश्चन पे, तो यहाँ से हम लोग शुरू करें GS। और सबसे शुरू में आप लोगों का चहेता लेकिन मेरा नॉट सो चहेता, इसीलिए हम यहाँ से झारखंड जी के शुरू होता है। झारखंड जी के में आप लोग, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग PhD कर चुके हैं, तो झारखंड जी के थोड़ा सा फास्ट भगाएंगे और मेन इंडिया जी के पे आएंगे, क्योंकि ज़्यादा समस्या वहाँ पर है, ठीक है। तो उसको थोड़ा हम डिटेल में लेंगे, इसको हम बताते हुए चलते हैं बस, ठीक है। मालूती जो है हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस प्लेस है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो मालूटी से आपको क्या याद आना चाहिए, आपको आना चाहिए विलेज या फिर टाउन, जो भी बोल लीजिए, ऑफ टेम्पल्स, विलेज ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर आपको मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको दुमका में। यहाँ पर
टेराकोटा मंदिर मिलेंगे आपको बहुत सारे नंबर में, संख्या इसका अलग अलग है, नेट पे इधर उधर आपको अलग अलग दिखाएगा। तो टेराकोटा टेम्पल्स के लिए जाना चाहता है। टेराकोटा कुछ नहीं होता, पका हुआ मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं, ठीक। अगला क्या है, बिरसा मुंडा पार्क। पार्क के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है अभी हाल फिलहाल में, जेएसएससी का फेवरेट बनाओ। तो पार्क जो भी है ना हर शहर का एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, बड़ा बड़ा जो शहर है उसमें आप देख लीजिएगा। तो बिरसा मुंडा पार्क जो है आपको कहाँ गया जी, धनबाद, यहाँ मिल जाएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद झारखंड। झारखंड से बॉर्डर, तमिलनाडु, कहाँ यहाँ झारखंड, कहाँ यहाँ तमिलनाडु, कैसा बात बोल रहा है जी, तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। बाकी नॉर्थ में बिहार है या छत्तीसगढ़ और उड़ीसा भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। कहाँ पे कौन है ये सब बताएंगे नहीं अभी, आगे देखिए। झारखंड का टोटल एरिया पूछ रहा है, टोटल एरिया। झारखंड जो कि इंडिया का 15वां सबसे बड़ा राज्य है बाय एरिया और 14वां सबसे बड़ा राज्य है बाय पॉपुलेशन। तो इसका जो एरिया है ये कितना है, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्या है, दिखिए नहीं रहा यार, आप लोग भी थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा करके देखिएगा, ठीक है। तो लुगुबुरु घंटाबरी, अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे तो बता दीजिएगा। तो लुगुबुरु घंटाबाड़ी होना चाहिए, हाँ। तो लुगुबुरु घंटाबाड़ी कहाँ पर मिलेगा आपको, बोकारो में मिलेगा, संथाल ट्राइब से रिलेटेड है। बाकी डिटेल्स में आप सबको पता ही होगा। तो रिलीजियस या फिर कल्चरल प्लेसेस जो है झारखंड में, उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थीम बन करके आ रहा है। खासकर अलग अलग जगह का टेम्पल के ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको बढ़िया से देख करके जाएंगे, थोड़ा डीप में जाएंगे क्योंकि टफ क्वेश्चन भी दे रहा है, ठीक। अगला क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या ISM धनबाद जो है कब इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग इसको रट के बैठा हुआ है। 1926 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको IIT का स्टेटस कब मिला था, 6 सितंबर 2016 में, 6 सितंबर 2016 को IIT स्टेटस मिला। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये पूछ सकता है। बाकी इस समय वाइस रॉय कौन थे ये जरूर बताइएगा कमेंट करके, ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्या, हुंडरू वाटरफॉल रांची में जो है वो कौन सा नदी पे बनता है जी, कहाँ गया, स्वर्ण रेखा, 320 फीट लंबा है, ऊंचा है मतलब। बाकी सब हम बता के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें आप लोगों को महारत हासिल है। टिस्को जो है कंपनी कब फाउंड किया जाता है, यानी कब शुरुआत होता है टिस्को का। टिस्को का शुरुआत 1907 में होता है, ठीक है। और इसको फाउंड करने वाले कौन थे, जमशेदजी टाटा, और इसको फाउंड किए थे लेकिन फाइनली इस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे, उससे पहले उनका मतलब वो देहांत हो गया था। तो इसको इस्टेब्लिश किए थे कौन, सर दोराबजी टाटा, 26 अगस्त 1907। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा डेट के साथ याद रखिएगा क्योंकि घुमाने के लिए जेएसएससी सीजीएल में अगर चाहेगा टफ क्वेश्चन बनाना तो पूरा एग्जैक्ट डेट भी पूछ सकता है। अगला क्या है, डैश इज परहैप्स द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ झारखंड। पहला फेस्टिवल झारखंड का है जिसमें कि फेस्टिवल किस चीज़ का है, सोइंग सीड्स, ठीक है। फसल बोने का जो त्यौहार है उसको क्या कहते हैं, रोहिणी नाम से जाना जाता है। तो रोहिणी त्यौहार के बारे में पूछ रहा है। अगर रोहिणी त्यौहार पूछ रहा है तो आपको भक्ता पर्व, इससे आपको क्या याद आना चाहिए, आपको याद आना चाहिए बूढ़ा बाबा, ठीक। बाकी चीज़ तो आपको पता ही होगा। सरहुल से आपको साल का वृक्ष याद आना चाहिए और सोहराय से आपको एनिमल्स याद आना चाहिए, ठीक है। बाकी डिटेल में क्या क्या याद आना चाहिए वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन इतना बेसिक आपको जरूर क्लिक करना चाहिए दिमाग में। अगला क्या है, जनवरी 2024 में झारखंड में माइनॉरिटी और बैकवर्ड क्लास वेलफेयर मिनिस्टर कौन थे, तो उस वक्त कौन थे भाई, चंपई दादा, ठीक है, जो बाद में सीएम बने और अभी उनको दूसरा प्रभार मिला है। अभी क्या प्रभार मिला है जरा बताइए, कोई एक, वैसे बहुत सारा मिला होगा लेकिन एक बताइए। अभी करेंटली जो है कैबिनेट चेंज हुआ है, तो करंट माइनॉरिटी वेलफेयर जो है वो कौन है, तो ये हैं श्री हफीजुल हसन जी। और बैकवर्ड क्लास वेलफेयर अलग कर दिया है, दोनों को अलग अलग है, तो इस बार दीपक बिरुआ जी, ठीक है। श्री दीपक बिरुआ ये हैं आपके बैकवर्ड क्लास वेलफेयर मिनिस्टर, और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर हफीजुल हसन है। पहले ये दोनों सेम ही था, मतलब सेम ही व्यक्ति को मिला हुआ था। अगला क्या है, व्हाट इज द फॉरेस्ट एरिया ऑफ झारखंड स्टेट, अप्रॉक्स, अरे खींच पीट के बराबर कर दिया इस सवाल को, 29% के लगभग है, इतना सबको याद हो चुका है, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। प्रेमलता अग्रवाल जो झारखंड, ये रिपीटेड सवाल हैं बाबू, पिछले बार जो बहुत सारा क्वेश्चन आया ना जेपीएससी का, सॉरी जेपीएससी निकल रहा है मुंह से, बताओ, जेएसएससी का, उससे रिपीट मारा हुआ है प्रेमलता अग्रवाल के बारे में। प्रेमलता अग्रवाल कौन है, पहली इंडियन महिला हैं जिन्होंने सातों समिट्स यानी कि सबसे हाईएस्ट जो चोटी है हर एक महाद्वीप में, उस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो माउंटेनियर हैं ये, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। झारखंड के व्यक्तित्व में आप पढ़े ही होंगे जिस भी बुक से फॉलो कर रहे हैं।
झारखंड का स्टेट बर्ड पिछले बार भी पूछा हुआ था, इस बार भी फिर से पूछ लिया। अब देखिए मतलब ऑप्शन सेट करने वाला आपको ये देख रहे हैं ना कि थारी में परोस के दे रहा है यहाँ पर। पहला ऑप्शन देखिए कोयल, ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है आपको, कोयल का क्योंकि अलग अलग प्रजाति होता है तो ब्रैकेट में श्योर रहने के लिए आपको साइंटिफिक नेम दे दिया। ऑल में साइंटिफिक नेम दिया नहीं दिया, पैरट में नहीं दिया, कॉमन ऑस्ट्रिच में नहीं दिया। तो भैया तीनों के तीनों नहीं होगा, साइंटिफिक नेम केवल यहीं पे दे रखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे हमको नहीं लगता सीजीएल में ऐसा बेतुका गलती करने वाला है, लेकिन अगर कर दिया और अगर आपको आंसर नहीं आता है तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर साइंटिफिक नेम है उसका होने का संभावना है। ये तो झारखंड का दे रहा है ना, हो सकता है आपसे बंगाल का पूछ दे, बिहार का पूछ दे, कहीं दूसरा जगह का भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेगा बिहार का काहे पूछेगा जी। अगला क्या है, टोटल राज्यसभा सीट कहाँ है झारखंड में, टोटल राज्यसभा का सीट कितना है। 17 उतरा नहीं, 6 हो जाएगा इसका आंसर। 81 ये क्या है, लोकसभा का सीट है, प्लस 1 आपका नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन, तो 81 आपका लोकसभा है, 6 है राज्यसभा का। अगला 2011 सेंसस के अनुसार लिटरेसी रेट ऑफ झारखंड कितना है, तो लिटरेसी रेट झारखंड का कितना है 66.41%, ठीक। अगला फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, सॉरी प्राणी विज्ञान लिखा हुआ है, चलिए ठीक है प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान के पितामह कौन है, अरिस्टोटल जी हैं, अरस्तु। एरिस्टोटल जो है फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी हैं, समझे। पॉलिटिकल एनिमल को स्टडी करते करते एनिमल वाले भी हो गए और पॉलिटिकल वाले भी, तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ जूलॉजी, सबको किसको बोलते हैं, एरिस्टोटल अरस्तु को। डार्विन को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ठीक है, डार्विन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, ठीक। अगला देखिए यहाँ जूलॉजी, यहाँ बॉटनी। स्टडी ऑफ प्लांट को क्या बोलते हैं भैया, बोटानी बोलते हैं, यानी वनस्पति विज्ञान। हिंदी ऑप्शन पढ़ा कीजिए, ये सब में देख रहे हैं, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ऐसे तो पते होगा, लेकिन अगर जिसको नहीं पता तो एक बार हिंदी ऑप्शन भी पढ़ लीजिएगा। जेएसएससी सीजीएल में से अगल बगल में नहीं लिखल रहेगा भाई, यहाँ पे एक पेपर रहेगा, 6 पेज 7 पेज के बाद हिंदी वाला ऑप्शन रहेगा। लेकिन कोई भी सवाल में दिक्कत लगे, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में पढ़िए, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश में पढ़िए, ठीक है। लैंग्वेज इंटरचेंज जरूर कीजिएगा, बहुत क्वेश्चन में फायदा हो जाएगा। अगला क्या, इसमें से किसको बेकिंग सोडा बोला जाता है, ये सवाल ऊपर देखा देखा सा क्यों लग रहा है यार, ठीक है। जो भी है बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हो गया आपका बेकिंग सोडा, ठीक। वॉशिंग सोडा वाला सवाल शायद ऊपर आया था, ये क्या है Na2CO3, ये है वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक। और सोडा ऐश भी वॉशिंग सोडा का ही नाम है, दूसरा नाम है, ठीक। अगला क्या, देखिए ऊपर वाला सवाल नीचे घुमा के पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल अवेलेबल इन द अर्थ्स क्रस्ट। यहाँ पर देखिए मेटल पूछ रहा है, वहाँ पर एलिमेंट पूछ रहा था, हम पहले बता दिए एल्युमिनियम हो जाएगा, सेकंड नंबर पे आयरन भी हो जाएगा, काम खत्म। ये सब रट लीजिएगा, ये सब सवाल अगर रट्टा नहीं मारा हुआ है तो आप क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल। JSA जो है ना, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, वो वाला पोस्ट भी आप डिजर्व नहीं करते हैं, इसका नौकर बनने के भी लायक नहीं, अगर ये सब सवाल आपको नहीं आता है तो, ठीक। अगला क्या है, फ्रिक्शन इज टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स, ये सवाल भी घुमा, मतलब कहीं पे तो देखा हुआ लग रहा है ये सवाल। तो फ्रिक्शन जो है वो कांटेक्ट होगा तभी फ्रिक्शन आता है, जब तक कांटेक्ट नहीं तब फ्रिक्शन नहीं। इसीलिए फ्रिक्शन घटाने के लिए अगर मान लीजिए कि गाड़ी में जो आपका गियर रहता है, अरे गियर कैसे ड्रॉ करें महाराज, ये जो गियरवा रहता है ना ऐसे ऐसे, अरे बहुत गंदा, मान लीजिए कि टूटा फूटा चीज़ जो है गियर है, ये एक गियर है दूसरे घुमाता है, इसके बीच में अगर फ्रिक्शन हम कम करना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, दोनों के बीच में कांटेक्ट जो है मिनिमम करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या डाल देते हैं, लुब्रिकेंट डाल देते हैं। लुब्रिकेंट से खैर कांटेक्ट कम नहीं होता, लुब्रिकेंट अगर हाँ सॉलिड लुब्रिकेंट अगर हम डालेंगे ना, मान लीजिए सॉलिड लुब्रिकेंट डालें, सॉलिड लुब्रिकेंट आपका क्या होता है, ग्रेफाइट, पिछले में बताए थे ग्रेफाइट सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। ये इस तरह से इसका गोल 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 छोटा 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 पार्टिकल्स होता है जो दोनों के बीच में कांटेक्ट को रिड्यूस कर देता है, इसलिए फ्रिक्शन भी रिड्यूस हो जाता है। अगला क्या, फोर्स का ऐसा यूनिट, ऊपर बात हो चुका था भाई साइंस पढ़ते पढ़ते, न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर, N से डिनोट करते हैं, ये SI यूनिट में है, ठीक है। इसी को अगर हम CGS यूनिट में जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, वही जिसका नाम नहीं दिया जाता है रात के समय में झारखंड में, समझे, इसलिए नहीं लेंगे समझ रहे हैं ना। अगला क्या है, अर्ग, ठीक है, बहुत फोर्स होता है इसके अंदर, इसीलिए याद रख लीजिए कि CGS यूनिट में इसको अर्ग जो होता है ERG अर्ग, ये CGS सिस्टम में, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये सिस्टम में वर्क का या एनर्जी का यूनिट है अर्ग।
और इसी वर्क या एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है, जूल। इस सब के ऊपर बात हो चुका है। चलिए अगला क्या, डैश इज द वर्स्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट व्हेन बर्न्ड। ये सवाल घुमा फिरा करके जेपीएससी 7th वाले में पूछा हुआ है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि ये जो है वर्स्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट है, इसमें से किसको जलाइएगा तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण होगा। आंसर क्या है, कोयला। कोयला जलाइएगा तो ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बल्कि और भी बहुत सारा गैस जो कोयला में ट्रैप्ड होता है वो भी रिलीज होता है, जिससे बहुत गंदा पॉल्यूशन होता है। गैस से सबसे कम पॉल्यूशन होगा, उसके बाद पेट्रोल और वुड से, और सबसे गंदा पॉल्यूशन होगा कोल से, कोयला से, ठीक। पृथ्वी की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है, जिसको कि गैसियस हाइपोथेसिस बोला जाता है, वो किसने दिया था, गैसियस हाइपोथेसिस? तो ये क्या दिया था, कांट भाई साहब ने, इमैनुअल कांट ने दिया था। बोला इससे क्या गया था कि जितना भी अर्थ है और दूसरा सेलेस्टियल बॉडी है, चाहे वो सूरज हो, चाहे अर्थ हो या दूसरा प्लैनेट हो, गैस वगैरह जो था ना ब्रह्मांड का शुरुआत में जो बहुत गर्म था, वही जब ठंडा होकर एक जगह एकत्रित हुआ तो ये आपका पृथ्वी बन गया, कोई सन बन गया, कोई आपका मंगल ग्रह बन गया। इस तरह से ये गैसियस हाइपोथेसिस था, इमैनुअल कांट द्वारा दिया गया था। अरे ये टेबल वे यहाँ गड़बड़ा गया, यही सब बात ठीक नहीं लगता है। इसमें से कौन सा हार्मोन जो है वो ब्लड शुगर रेगुलेशन के को रेगुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है? बहुत कॉमन है, इंसुलिन। जिसको भी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है उसमें ब्लड शुगर डाउन नहीं जा पाता है, क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाता, ठीक है। तो ब्लड शुगर अगर आपको डाउन करना है तो किसका ज़रूरत है, इंसुलिन का। ये इंसुलिन आपको कहाँ से प्रोड्यूस होता है, पैनक्रियाज से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जिस व्यक्ति को ब्लड शुगर का मतलब डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होगा उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, ठीक। ग्लूकागॉन क्या है, ये भी आपका पैनक्रियाज से ही रिलेटेड है, और ग्लूकागॉन ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, ठीक। एस्ट्रोजन क्या है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन महिलाओं के लिए, ठीक है। और ये प्रोड्यूस होता है आप कहाँ से, ओवरी से, ओवरी, ठीक। ओवरी हिंदी में क्या हो जाएगा भाई, जो भी है समझ लाइएगा, ठीक है। मेनली तो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले ही हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। मेल का जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसे दाढ़ी मूछ वगैरह भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही दिखता है। बाकी और भी इसका बहुत सारा काम होता है। मेल बॉडी में मसल वगैरह को डेंस बनाने का काम होता है। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कौन करता है, टेस्टिस, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। ये सारा जरूरी केमिकल्स है, सारा आपको याद हो, मतलब हॉर्मोन्स है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अगला क्या है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछ रहा है, उसका डेफिनेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, अ टाइप ऑफ सीमेंट। नहीं महाराज, सीमेंट थोड़ी होता है, इट इज अ टाइप ऑफ वाइट पाउडर। अरे हाँ, एक वाइट पाउडर होता है, ठीक है। ऐसे पंजाब वाले लोग वाइट पाउडर सुनेगा तो कुछ और याद आएगा लेकिन वाइट पाउडर प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। तो वाइट पाउडर प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम ई हुआ सल्फेट और हेमीहाइड्रेट यानी कि आधा मॉलिक्यूल वाटर का, ठीक है। ये है आपका फॉर्मूला किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछ सकता है, नहीं तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी पूछ सकता है, ठीक। ये देखिए क्या ऑप्शन है जी, अ बिल्डिंग सिचुएटेड इन पेरिस अरे हंसी दिला देता, क्या क्या ऑप्शन डालता है इन लोग। पेरिस में स्थित एक इमारत है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, आय हाय हाय चलिए यहाँ से मैथ्स हुआ, ये मैथ्स ऑलरेडी करवा दिया गया है। मैथ और रीजनिंग दोनों ऑलरेडी करवाए हुए हैं अलग वीडियो में, वहाँ से जाकर देख लेंगे आप लोग। नीचे आए जरा, कहाँ है मेरा प्यारा जीएस, मिल जाओ भाई जीएस। ये है क्या, अच्छा कंप्यूटर आ रहा है, चलो ये भी मेरा प्यारा ही है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर जो है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके ऑफिशियल जेएसएससी सिलेबस में नहीं डाला हुआ, फिर भी सवाल पूछ रहा है, क्योंकि ये आपको किससे रिलेट कर देगा, बोलेगा एमएस ऑफिस का क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़े है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाइथन नहीं होगा, एचटीएमएल नहीं हो सकता, इससे वेब पेज बनता है। रूबी नहीं, C++ हो जाएगा आंसर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट को क्या पसंद है, C++ पसंद है, ऐसे करके भी ध्यान में रखिएगा। एक C++ पसंद है और एक आपका, छोड़िए ये सब आपके काम का नहीं है, विजुअल बेसिक बोलने वाले थे हम। आगे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर उसमें क्या क्या नहीं मिलेगा, फॉन्ट, फॉन्ट मिलेगा भाई। मैजिक टूल ये का होता है। अंडरलाइन, हाँ अंडरलाइन मिलेगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। स्टाइल, स्टाइल भी मिलेगा। मैजिक टूल आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, FDD, अरे भाई FDDI के बारे में पूछ रहा है। FDDI में
किस तरह का टोपोलॉजी आता है। टोपोलॉजी हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में मार्क कराए थे कि भाई टोपोलॉजी करके जाना है। तो टोपोलॉजी एफडीडीआई में, एफडीडीआई क्या होता है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। अब डिटेल में इसमें क्या होता है ये जानने का जरूरत नहीं है, बस इतना जानना है कि यहाँ पर एक सिस्टम हुआ, यहाँ पर जाएगा एक और सिस्टम बनेगा, फिर यहाँ पर आएगा एक और सिस्टम होगा, यहाँ पे जाएगा एक और, ऐसे ऐसे करके रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। रिंग टोपोलॉजी याद रखेंगे आप, एफडीडीआई से, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस इज इक्वल टू रिंग टोपोलॉजी। सारे टोपोलॉजी का आपको एग्जाम्पल्स 2-4 ठो याद होना चाहिए क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछता है। अगला क्या, इसमें से अच्छा कितना टाइप का रैम होता है, ठीक है, रैम कितना टाइप का होता है। तो रैम जो है आपका 2 तरह का रैम होगा, एक होगा क्या, डायनेमिक रैम जिसको डी रैम कहते हैं, और दूसरा क्या होगा, स्टैटिक रैम होगा जिसको एस रैम कहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हाँ एक चीज याद रखेंगे, स्टैटिक रैम जो है वो फास्ट होता है और डायनेमिक रैम जो है इसके कंपैरिजन में स्लो होता है। ऐसे दोनों रैम बहुत फास्ट नहीं होता है, लेकिन एस रैम से स्लो होता है डी रैम, ठीक। तो वैसे तो अच्छा से अगर दोनों का डिफरेंस अगर आप याद कर लेंगे तो एक क्वेश्चन और तगड़ा हो जाएगा, लेकिन हम एक छोटा सा डिफरेंस आपको यहाँ पर दे दिए। अगला क्या है, इसमें से कौन से लैंग्वेज में बाइनरी कोडेड लैंग्वेज यूज किया जाता है। तो जैसे देखें आप, बाइनरी कोडेड लैंग्वेज इट इज अदर नेम फॉर क्या, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये मशीन लैंग्वेज का बात कर रहा है, बाइनरी कोडेड लैंग्वेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्लाइटली टफर है, मतलब हमको नहीं लगता कॉमन बुक्स में आपको ये सब मिलेगा, लेकिन पता होना चाहिए। अगला क्या, फिर से झारखंड जीके वाला सवाल। चलिए क्या पूछ रहा है, दिसंबर 2023 में झारखंड के गवर्नर कौन थे। ये सब कुछ सवाल हुआ जी, भुंजा खाते खाते बना के फेंक दीजिएगा इसे। सीपी राधाकृष्णन जी हो गए, ठीक है। और कोई अपना, हाँ, एल खियांगते कौन है, पिछले वाले में आया था, हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, और खियांगते आयोग के चेयर भी कर रहे थे, जो कि झारखंड में प्रीमियम सर्विस के बारे में था वो कमेटी, ठीक। अगला क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड इज द चंचला देवी शक्तिपीठ। देखिए बोले थे ना टेम्पल और रिलीजियस साइट्स के बारे में आने का सवाल चांस है, कोडरमा इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज 2-3 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, हर डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, सेकंड पे चर्चेस, नंबर 1 पे टेम्पल करेंगे, नंबर 2 पे चर्च करेंगे, यदि टाइम बचता है तो कोई इंपॉर्टेंट मॉस्क ये भी देख लीजिएगा, ठीक। और जैनों का तो एक ही है, वो सबको आपको पता ही होगा। और क्या, हाँ, अगर टाइम थोड़ा सा देख सकते तो कोई बड़ा गुरुद्वारा भी देख लेंगे, ठीक। अगला क्या है, कैथोलिक मिशन, और हाँ बुद्धिस्ट साइट भी काहे छोड़िएगा, जब इतना देख रहे हैं तो आपको, जैसे कहाँ पर, हजारीबाग में एक बुद्धिस्ट साइट अनकवर हुआ, हजारीबाग चतरा वाला एरिया में पूरा बुद्धिस्ट कुछ एरियाज मिला है। तो ये सब चीज़ आपको जो न्यूज़ में चल रहा है वो भी मालूम रहना चाहिए। कैथोलिक मिशन चर्च गोविंदपुर जो है, देखिए बोले ना चर्च, तो कैथोलिक मिशन चर्च गोविंदपुर कहाँ पर मिलेगा आपको, ऑप्शन कहाँ गया जी, गुमला, गुमला इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह रांची वाला और हजारीबाग वाला ये सब भी आपको पता होना चाहिए। झारखंड जो है बिहार के 15 नवंबर 2000 में बिहार से जो अलग हुआ, तो बिहार का कितना डिस्ट्रिक्ट से बना था, आंसर क्या हो जाएगा, 18 डिस्ट्रिक्ट से बना था, ठीक है। अभी प्रेजेंट में कितना डिस्ट्रिक्ट है, ये सब वाहियात सवाल हम नहीं करवाएंगे, सब आपको सबको मालूम ही है। नेम द लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट इन एशिया, एशिया का सबसे बड़ा साल फॉरेस्ट जो कि झारखंड में पाया जाता है, आंसर क्या है आपका, सारंडा। सारंडा से आपको क्या याद आना चाहिए, आपको याद आना चाहिए ऑपरेशन एनाकोंडा, जिसके किसके लिए किया गया था, माओइस्ट इंसर्जेंट्स, माओवादियों के खिलाफ जो अभियान चला था, ऑपरेशन एनाकोंडा, ठीक। अगला क्या है, कैनरी हिल कहाँ पर है, अरे कैनरी हिल के बारे में पूछ दिया, हजारीबाग में मिलेगा कैनरी हिल, ठीक। बहुत कोई सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है इसके बारे में, लेकिन पूछा क्यों समझ नहीं आया। तो चलिए फिर भी, मतलब इससे अब क्या समझ में आया कि हिल जो है, इसमें आप पारसनाथ से ऊपर उठिए, सिर्फ पारसनाथ पहाड़ी नहीं, और भी इंपॉर्टेंट हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको जानकारी रहना पड़ेगा। फिर से मंदिर के ऊपर कहाँ क्या पूछ दिया है, महासदाशिव टेम्पल विच इज़ 85 फीट हाई, ये कहाँ पर है, तो ये मिलेगा तो आपको कहाँ, गुमला डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, और ये 85 फीट, ये आपको याद होना चाहिए, अगले एग्जाम में हो सकता है घुमा के ये पूछ दे। अगला, शालपुर का किला, शालपुर किला कहाँ पर आपको मिलेगा, पलामू, ये आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डैम्स ऑफ झारखंड, झारखंड का इसमें से कौन सा एक डैम है, देखें जरा भाई, देखें
तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, पांचेत। हाँ, ये आपका आंसर हो जाएगा। पांचेत डैम जो है, पांचेत डैम ये आपको दामोदर नदी पे मिलेगा और धनबाद में मिलेगा। ठीक, अगला क्या, पतरातू डैम। डैम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पतरातू डैम कहाँ पर, रामगढ़ दिया, अच्छा नहीं, पतरातू डैम जो है कौन से नदी पर बना हुआ है, अच्छा नदी पूछ रहा है तो ऑप्शन देख के निकाल। हाँ, तो ये हो जाएगा नलकारी नदी के ऊपर आपको बना हुआ मिलेगा पतरातू डैम। ठीक, तो बोले थे रामगढ़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंदिरा वाटरफॉल, इंदिरा वाटरफॉल कहाँ, लातेहार में मौजूद है। थोड़ा जल्दी भगा रहे झारखंड जी के, क्योंकि भाई पिछला बार लेक्चर बहुत लंबा बन गया था। फॉसिल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, साहिबगंज। इसका आंसर हो जाएगा, बहुत घिसपिट के भी बराबर हो गया, कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट मारिस। अगला क्या, झारखंड के उत्तर साइड में कौन सा राज्य है, तो उत्तर साइड में हम लोग का क्या है, गोतिया भाई, बिहार। तो ऊपर में नॉर्थ साइड में बिहार मिलेगा, आंसर बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब कैपिटल ऑफ झारखंड स्टेट। झारखंड स्टेट का सब कैपिटल क्या है जी, दुमका है, कहानी खत्म। क्या ऑप्शन है झारखंड का सब कैपिटल बिहार। अरे मतलब ये सब फ्री में एक ऑप्शन हटाने के लिए देता है। सब कैपिटल पूछ रहा है तो रांची भी तो नहीं है होता, इन दोनों के बीच में एलिमिनेट मारना था। वैसे ये सब याद नहीं है तो फिर क्या बोले, नौकर बनने के भी लायक नहीं आप जेएसए के। विच डांस फ्रॉम झारखंड, डांस जैसे ही देखे सबसे पहले छऊ का घंटी बज जाना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िएगा। वाज एक्नॉलेज्ड बाय यूनेस्को, झारखंड देखे, यूनेस्को देखे, हेरिटेज डांस, अब क्या मतलब सीधा छऊ हो जाएगा। कथक कहाँ का डांस है, यूपी का। भरतनाट्यम तमिलनाडु, गिद्धा पंजाब, ये सब पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोबारा रिपीट हो सकता है, छऊ रिपीट नहीं होगा लेकिन ये सब कोई रिपीट ज़रूर होगा। और हो सके तो इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं दो चार बड़े बड़े, इनका नाम भी याद कर लें तो सोने पर सुहागा है। 2011 सेंसस के अनुसार फीमेल पॉपुलेशन, झारखंड का फीमेल पॉपुलेशन कितना है भाई, तो टोटल पॉपुलेशन कितना है, लगभग 32 लाख है। उसमें से लगभग 17 लाख का पॉपुलेशन आपका किसका है, मेल का, और लगभग 16 लाख का पॉपुलेशन किसका है, फीमेल्स का। तो लगभग 16 लाख के आसपास पहुंचिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पॉपुलेशन आपको टोटल दिया हुआ है, ये नहीं करना था तो इसको हटा सकते थे, ये दोनों में कंफ्यूज कर सकते थे। तो ये है आपका फीमेल का पॉपुलेशन, और आई थिंक हाँ ये है आपका मेल का पॉपुलेशन। तो सारा तीनों चीज़ आपको यही क्वेश्चन रिवाइज करवा दिया। हमको नहीं लगता कि किसी को ये आंसर नहीं मालूम होगा, लेकिन रिवीजन बहुत बढ़िया करवाए ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्या है, झारखंड का कौन सा ऐसा डिवीजन है जिसमें सबसे लीस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, यानी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सबसे कम है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, पलामू, ये हो जाएगा। ठीक है, पलामू डिवीजन में केवल गढ़वा, लातेहार और पलामू, ये 3 ही डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे आपको। अगला क्या, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई। ठीक है, बिरसा मुंडा की मृत्यु 1900 कहाँ है जी, हाँ ये हो जाएगा 9 जून 1900। इजी क्वेश्चन बना दिया था क्योंकि 1900 के साथ ही खेला, डेट के साथ नहीं खेला, तो ये 1900 में इनका डेथ हुआ था। एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये आएगा अगली बार 1900 से नहीं खेलेगा, चारों ऑप्शन में 1900 मिलेगा, तो एग्जैक्ट 9 जून 1900 ये आपको पक्का पक्का याद रहना चाहिए, नहीं तो दिक्कत में फंस जाइएगा। जन्म कब हुआ, 15 नवंबर 1875, ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ईजी हो गया, सबको पता ही होगा, लेकिन 1875 नहीं भूलेंगे। इस दिन हम लोग क्या क्या मनाते हैं, जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाते हैं, बिरसा मुंडा का जन्म जयंती हो गया ये। अगला क्या, स्टेट ट्री पूछ रहा है, यहाँ भी देखिए वही क्लासिक खेला खेला, ऐसे साल आपको मालूम होगा लेकिन साइंटिफिक नेम सिर्फ इसका दिया है, बाकी किसी का दिया ही नहीं। कितना कोढ़िया तरीका से सवाल बनाया गया है। अगर ये 3 का भी दे देता तो क्या बिगड़ जाता था भाई, थोड़ा तो क्वेश्चन का लेवल अप होता, लेकिन नहीं, सिर्फ इसका साइंटिफिक नेम देंगे, आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है, साइंटिफिक नेम के साथ याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है अगला बार ये कॉमन नेम नहीं देगा, बस चारों का साइंटिफिक नेम दे देगा, तो वहाँ पर टफ हो जाएगा। ठीक है, तो शोरिया रोबस्टा ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या हुआ, निक्की प्रधान, अरे घिस घिस के ही पुराना हो गया सवाल, हॉकी हो जाएगा, निक्की प्रधान हॉकी से हैं। अगला क्या, डैश वॉज फाउंडेड बाय द विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट जमशेदजी नसरुद्दीन टाटा, द फाउंडर ऑफ द टाटा ग्रुप। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, जमशेदपुर हो जाएगा भाई, जिनके नाम पर वही डिस्ट्रिक्ट, कहानी खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट नोन एज द वर्शिप ऑफ बूढ़ा बाबा इन झारखंड। तो बूढ़ा बाबा से आपको क्या याद आना चाहिए, आपको भक्ता परब याद होना चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए घुमा फिरा के वही सब कर्मा, बस एक इसमें नया आया। तो फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस बुक से भी कर रहे होंगे इस पर एक डेडिकेटेड चैप्टर आपको जरूर मिलेगा, एक बार दोबारा रिवाइज मार लीजिएगा बढ़िया से।
दिसंबर 2023 में झारखंड के स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन थे? तो उस वक्त हफीजुल हसन थे, श्री हफीजुल हसन, और अभी भी नो चेंज, अभी भी यही है। ठीक है, तो इसको आप याद रख लेंगे। झारखंड कैबिनेट से सवाल भर भर के आया है और आएगा, इसीलिए याद जरूर कीजिएगा। ठीक, अगला क्या है? डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर मौजूद है? तो ये है आपका मौजूद रांची में। ठीक है, रामदयाल मुंडा के बारे में और भी बहुत सारा अच्छा बात है, क्योंकि झारखंड के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो इनके बारे में अच्छा से पढ़ के जाइएगा। हम यहाँ नहीं करवा रहे, लेकिन आपके बुक में होगा, जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन रिपीट होने का चांस है कि इनके बारे में और भी चीज़ पूछा जाएगा। ये भी पुराना घिसा पिटा सवाल। झारखंड में सबसे पहली फीमेल और लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन है? आंसर क्या है? जो अभी हमारी प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अगला, अरे ये सब सवाल से हमको नफरत है भाई, आईपीएल यूपीएल वाला सवाल। हु इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग? ठीक है, दिसंबर 2023 तक इसका आंसर विराट कोहली साहब हो जाएंगे। लेकिन भाई ये सब क्यों देता है, क्यों देता है भाई? हमको नहीं समझ में आता है। क्या करेगा कोई, मतलब किसी को एएसओ बनना है तो ऑफिस में इस जानकारी का वो क्या करेगा कि आईपीएल में किसको ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, कौन ज़्यादा छक्का मारा, कौन ज़्यादा विकेट लिया, भाई क्या करेगा इस जानकारी का? कोई भी एएसओ, कोई भी सीआई, ये सब जानकारी का क्या करेगा? जनरल नॉलेज के नाम पे ये सब, मतलब पिटीशन डालना चाहिए भाई, ये सब हटाना चाहिए, ये सब सवाल नहीं पूछना चाहिए। दिमाग खराब हो जाता है ये सब याद करने में। अगला क्या है? नवंबर 2023 में करंट चेयरपर्सन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एलआईसी के, तो एलआईसी के चेयरमैन जो हैं, कहाँ गया जी? मोहंती, हाँ, श्री सिद्धार्थ मोहंती, ये आंसर हो जाएंगे। ये अभी भी यही हैं एलआईसी के चेयरमैन। तो ये अगर एलआईसी का पूछा है तो आरबीआई के गवर्नर याद कर लेंगे। ठीक है, एलआईसी हो गया आपका। ओएनजीसी पूछा था पिछले बार, वो देख लीजिएगा। और क्या क्या है जी? एसबीआई देख लीजिएगा। इस तरह से 4-5 लिस्ट जो इम्पोर्टेंट है। इसरो देख लेंगे, ये सब आप देख लीजिएगा। अगला क्या? हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ यानी जनवरी 2024 के लिए ये पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे? विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं, अभी भी प्रेजेंटली भी यही हैं। तो आपको हर स्टेट का गवर्नर और चीफ मिनिस्टर याद रहना चाहिए, क्योंकि इसमें चेंजेस भी आया है अभी फिलहाल में। तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर याद कर लीजिएगा। हार्डली 15 मिनट, आधा घंटा का समय है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको दे के जाएगा। जनवरी 2024 तक अटॉर्नी जनरल भारत के कौन हैं? तो आंसर क्या है? आर वेंकट रमानी है। ठीक है, अभी भी फिलहाल भी यही बने हुए हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक, आमतौर पे जब सरकार बदलती है तो ये भी बदलते हैं, लेकिन सरकार क्योंकि बदली नहीं बहुत कोशिश के बावजूद भी। ठीक है, तो यही रहे हैं जगदीप धनखड़। ये आपके, अब ये सब बताए, मतलब बताना पड़ेगा जी, ये सब मालूम होना चाहिए आपको। ये सब क्या पिछले बार भी आया था, छोड़िए। अगला क्या है? जॉन फॉस, 2023 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किस चीज़ में? तो इनको मिला था लिटरेचर में। लिटरेचर में, वॉइस फॉर द वॉइसलेस, इस टाइप से कुछ था, जो भी है। तो नोबेल पुरस्कार आपको याद कर लेना है सभी का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, सबका याद होना चाहिए। किस चीज़ के लिए मिला वो भी याद होना चाहिए, किनको मिला वो भी याद होना चाहिए, और कहाँ से मिला। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन देता है, इसलिए वो भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आने का प्रबल संभावना है। अगला, एलिफेंटा आइलैंड जो है, एलिफेंटा केव्स में जो मौजूद है, उन एलिफेंटा आइलैंड्स का पुराना नाम क्या है? तो क्या नाम है? घारापुरी। ठीक, फतेहपुर सिकरी को इस्टेब्लिश करने वाले रूलर का नाम बताइए। तो ये आपका अकबर। ये मतलब ये सब भी हो गया इजी टाइप का ही, थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया। इसमें से कौन सा मॉन्यूमेंट्स जो है, मॉन्यूमेंट्स ध्यान रखिएगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें से कौन सा मॉन्यूमेंट? जमशेदपुर सिटी कोई मॉन्यूमेंट नहीं है दोस्त। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स इन रांची, देखिए सांची, तो यहाँ भी मॉन्यूमेंट, यहाँ भी मॉन्यूमेंट हो सकता है। जुबली पार्क नहीं भाई, इतना भी बड़ा नहीं है चीज़, ये नहीं हो गया। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? ये भी मिलेगा आपको जमशेदपुर में। विक्टोरिया मेमोरियल ये आपको मिलेगा कोलकाता में, लेकिन ये नहीं होगा। आंसर है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। अगला क्या है? पुंग चोलोम नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का नृत्य है पुंग चोलोम। अगला, मिथिला स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो मिथिला स्टाइल ऑफ पेंटिंग किस स्टेट में मिलेगा? चाहे मिथिला स्टाइल ऑफ पेंटिंग हो, चाहे मिथिला मखाना हो, चाहे मिथिला थाली हो, सब कुछ मिलेगा आपको बिहार राज्य में। ठीक, अगला, जल महल कहाँ पर लोकेटेड है? जल महल है जयपुर राजस्थान में, जल महल। अगला, इसमें से कौन सा देश G20 का मेंबर नहीं है? G20 का पूरा मेंबर लिस्ट
आपको रट्टा मारा हुआ होना चाहिए। नहीं याद है तो ट्रिक से याद कीजिए, कैसे भी करके कीजिए, लेकिन याद होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्ज़रलैंड हो जाएगा। इतना भी बड़ा इकोनॉमी नहीं है इसका, ठीक। तो स्विट्ज़रलैंड इसका आंसर है, याद होना चाहिए। अगला क्या, इसमें से कौन सा बैंक जो है वो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन द्वारा इंश्योर्ड नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि 5 लाख रुपया तक अगर आपका अमाउंट बैंकवा से डूब गया ना, मान लीजिए कल को बैंक खत्म, खल्लास, डूब गया, फिनिश, भाग गया, कोई अगला मालिया या कोई ले के भाग गया, बैंक खत्म हो गया, तो आपका जो फिर भी पैसा है ना वो आपको लगभग 5 लाख तक का इंश्योर्ड रहता है, यानी इतना तक का पैसा आपका नहीं डूबेगा, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं DICGC, और ये किसका सब्सिडियरी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सब्सिडियरी है, ठीक। तो ये आपको इंश्योरेंस किसके किसके लिए देगा? तो भैया किसी भी तरह का जो अच्छा रजिस्टर्ड बैंक है उसके लिए आपको मिलेगा, किसी सोसाइटी वगैरह के लिए इस समय नहीं होगा, ठीक है। इसलिए सहारा वाला सोसाइटी में डालिएगा पैसा तो गड़बड़ा जाइएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसमें आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। अगला क्या है? वैसे ये थोड़ा सा लेवल इसका अप हुआ क्योंकि आमतौर पे SSC वाला एस्पिरेंट इसको नहीं पढ़ता। अगला क्या, देखिए यहाँ पर आराम से आपको आंसर जानने का जरूरत नहीं था, आप गेस कर सकते थे। कैसे? विवाद से विश्वास बिल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? विवाद से विश्वास, ऑप्शन में देखिए क्या मिल रहा है आपको, क्वेश्चन में विवाद, ऑप्शन में जरा खोदिए तो कि भैया विवाद कहाँ पर है, तो इंग्लिश में तो विवाद कहीं है ही नहीं है। हिंदी में देखिए तो हिंदी में कहाँ मिलेगा? प्रत्यक्ष कर विवाद निपटारण, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट, तो यहाँ पे विवाद मिला, यहाँ कहीं विवाद है? नहीं है। यहाँ है? नहीं है। यहाँ है? नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स सेटलमेंट स्कीम। तो इस तरह से आप गेस कर सकते थे। मुझे नहीं लगता, हमको नहीं लगता कि भैया इसका आंसर कोई याद उद करके गया होगा, कोई बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस होगा अलग बात है, लेकिन आमतौर पर नहीं पता होता, तो ऐसे आपको पहुँचना था। अगला क्या है, ये भी मतलब कैसे, क्या इसका लॉजिक है हमको नहीं समझ में आया। किस साल से क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो है इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वेयर फुल्ली रिमूव्ड, यानी लिबरलाइजेशन का शुरुआत तो 91 में ही हो गया था, लेकिन जो धीरे धीरे करके इसको हटाना था ना, ताकि लोकल लोग को अपना इंडस्ट्री बनाने का समय भी मिले, ठीक है। तो 2001 में इसको कम्प्लीटली इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया था। अब इंपोर्ट किया जा सकता था मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स का और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। अगला क्या है, जनवरी 2024 तक IMF में, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में कितने मेंबर हैं? घिसा पिटा सवाल है, 190 हैं। JPSC में भी शायद आया था, JSSC में भी आ चुका है, और फिलहाल में भी 190 ही हैं। तो ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, इसमें से कौन सा आर्टिकल में पार्लियामेंट के आगे में जो है एक जो आपका स्टेटमेंट दिया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में कितना खर्चा हुआ उसका और कितना अर्निंग हुआ, वो सब का जो रिपोर्ट, जो स्टेटमेंट दिया जाता है, उसका बात किस आर्टिकल में किया जाता है? तो आपको इससे क्या याद आना चाहिए? आपको याद आना चाहिए बजट। लेकिन बजट शब्द एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया गया है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इतना लंबा इसको लिखना पड़ा। अदरवाइज ये बोका थोड़ी लिख देता कि बजट का बात कौन सा आर्टिकल में हो रहा है, लेकिन बजट का एग्जैक्ट नाम नहीं लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बजट एग्जैक्ट नहीं यूज है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन बन के आता है। तो स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? आर्टिकल नंबर 112 में ये वाला चीज़ मिल जाएगा। 109 में जिक्र मिलता है मनी बिल का, इंपॉर्टेंट है। और 111 में क्या मिलता है कि अगर इनके पास, प्रेसिडेंट जी के पास कोई भी बिल आता है तो इनके पास रास्ते होते हैं कितने? 3 रास्ते होते हैं, ठीक है। या तो वो अपना असेंट दे सकते हैं, यानी इसको मान सकते हैं, ठीक है, उसको विथहोल्ड कर सकते हैं, या उसको रिटर्न कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कि ये मनी बिल ना हो, ठीक है। तो ये जो 3 अल्टरनेटिव दिया गया है प्रेसिडेंट को, ये आर्टिकल 111 में दिया गया है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर 112 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी, तीनों इंपॉर्टेंट है। और खासकर अभी और इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि नया संसद बना है, नया संसद बैठा है, तो मतलब नया संसद बोलना गलत होगा, नया लोकसभा आया है, ठीक है, 18 का हो गया लोकसभा अपना, तो इसके ऊपर भी सवाल आने का चांस है। अगला क्या, इसमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा सूक्ष्म जीव जो है जो सार्स लाता है, यानी सार्स का कारण कौन है? तो सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। और सार्स जो है, सार्स CoV-2 आप लोग सुने होंगे, तो सार्स CoV-2 अगर पूरा लिख देता तो क्या हो जाएगा? कोरोना वायरस, यानी वायरस की वजह से अलग अलग तरह का सार्स का बीमारी होता है। ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, यानी कि आपके श्वसन तंत्र में इन्फेक्ट करता है, वायरस से होता है ये, ठीक।
अगला क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन इफ़ 0 डिग्री सेंट, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन का वैल्यू क्या होगा। तो केल्विन से सेंटीग्रेड का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू सी प्लस 273। इसका वैल्यू क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 273 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ गया, ये हो जाएगा। इसी पे पानी क्या होता है, इसी टेम्परेचर पर पानी फ्रीज करता है, ठीक है, जम जाता है, या बोल सकते हैं पिघल जाता है, जैसा आप डिफाइन करना चाहें। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस भी कन्वर्ट करने के लिए पूछ सकता है, तो ये क्या होगा, 9/5 इंटू सी प्लस 32। सेल्सियस में अगर 0 यहाँ पर मारेंगे तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में इतना, केल्विन में इतना, दोनों का फॉर्मूला एकदम बाय हार्ट रट्टा मारिए, क्योंकि सवाल आएगा, पक्का पक्की आएगा। अगला क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पिछले बार ही सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट जो 118 वाला है वही आखिरी एलिमेंट है, और उतना ही एलिमेंट टोटल आपको मिलेगा पीरियोडिक टेबल में। आंसर 118 हो जाएगा। ठीक, लिंक देखिए, इसलिए लिंक बैठाया कीजिए कि इस पेपर से उस पेपर में कुछ लिंक है, तब आपको याद भी अच्छा से होगा, रिवीजन में भी मजा आएगा। अगला क्या है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन हु कैन बोथ रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज टू बी ट्रीटेड एज अ लिटरेट इन सेंसस 2011। इतना लंबा बोलने का मतलब यही है कि 2011 का जो जनगणना हुआ था ना, उसमें कितना वर्ष के आयु का व्यक्ति जो कि लिख सकता है, पढ़ सकता है किसी भी भाषा में, उसको पढ़ा लिखा माना जाएगा। तो ये था आंसर क्या, 7 ईयर एंड अबव, यानी 7 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा में लिख सकता है और पढ़ सकता है, उसको लिटरेट माना गया। तो ये कोई बहुत तोप टाइप का चीज़ नहीं है। ठीक है, इसीलिए केरला के लिए उतना भी अब मतलब रिस्पेक्ट नहीं आता है कि डेफिनेशन है, इतना फालतू टाइप का बना हुआ है, सिर्फ जस्ट बिकॉज ये 7 साल का व्यक्ति है, लिखना जानता है, पढ़ना जानता है, तो क्या बहुत पढ़ा लिखा हो गया, मतलब बड़ा बड़ा डिसीजन ले सकता है क्या कि इसका लोकल एरिया में कौन जो है व्यक्ति चुने जाने के लायक है या नहीं है। ये एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय है। ठीक है, तो ये डिबेट बाद में आप लोग कभी कीजिएगा, फिलहाल जेएसएससी सीजीएल निकाल लीजिए, उसके बाद बैठ के डिबेट करते रहेंगे। अगला क्या, इसमें से कौन एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो पश्चिम की तरफ बहता है। गोदावरी नहीं होगा, कृष्णा भी नहीं होगा, कावेरी भी नहीं होगा, आंसर है ताप्ती। ठीक, ये सब सवाल बहुत बार पूछता है घुमा फिरा करके, तो आपको इंडिया का रिवर वाला जो मैप है, कौन किधर बह रहा है, खासकर साउथ इंडिया का, इसका बहुत अच्छा जानकारी रहना चाहिए। अगला क्या, लक्षद्वीप द्वीप समूह में कितने एटॉल हैं, एटॉल। ठीक है, एटॉल कितना है, तो टोटल 1 दर्जन एटॉल मिलेगा आपको लक्षद्वीप के द्वीप समूह में, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक, अगला क्या है, इसमें से कौन सा स्टेट सबसे पॉपुलेटेड, सबसे बड़ा आबादी किसका है भैया, यूपी का है। ठीक है, इतना बड़ा आबादी है कि कुछ लोग झारखंड तक भी पहुंच गए एग्जाम देने के लिए तो यूपी का आबादी हो जाएगा सबसे बड़ा। ठीक है, सेकंड में आता है कौन, महाराष्ट्र आता है ठीक, तो ये हो जाएगा, कॉमन क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ टफ पूछा नहीं। अगला क्या, वेयर इज़ द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरा माइन कौन सा है, तो एनसीईआरटी में तो आपको अभी भी रशिया वाला माइन देखने के लिए वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर रशिया नहीं होगा, लेटेस्ट जो है चेंज हो चुका, साउथ अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा। माइन का नाम ये है। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप डायरेक्ट इसको देख लीजिएगा, एम्पोनेंग, पोनिंग, एम्पोनिंग क्या बोलें इसको, गोल्ड माइन जो है साउथ अफ्रीका में आपको मिलेगा, ये डीपेस्ट माइन है पूरे विश्व में। अगला क्या, विटीकल्चर में किस चीज़ का हार्वेस्टिंग और कल्टीवेशन होता है, तो विटीकल्चर जो है ग्रेप्स का हार्वेस्टिंग और कल्टीवेशन होता है। ग्रेप्स जो है सबसे अच्छा आपको, ग्रेप्स हो गया या फिर सिट्रस फ्रूट हो गया, ये कहाँ पर उगाया जाता है, मेडिटेरेनियन एरिया में उगाया जाता है, क्योंकि मेडिटेरेनियन में क्या होता है, विंटर रेनफॉल होता है, मेडिटेरेनियन में विंटर रेनफॉल होता है, इसलिए वहाँ पर ग्रेप्स और सिट्रस फ्रूट का कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, और इससे क्या बनाया जाता है, वाइन बहुत अच्छा बनता है। तो मेडिटेरेनियन एरिया में वाइन वगैरह का प्रोडक्शन होता है, ये भी पूछ सकता है, हालांकि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जानिए तो जानिए। फ्लावर, अगर सिर्फ और सिर्फ फ्लावर आप उगा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल सा फ्लोरिकल्चर। लेकिन हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि फ्लावर, फ्रूट या वेजिटेबल ये सब मिल के उगा रहे हैं, या तीनों उगा रहे हैं, या कुछ भी उगा रहे हैं, तो उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक, बाकी वीट उगाने हैं तो किसका क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं, ये तो कॉमन चीज़ हो गया। अगला क्या, मुगल लीडर जो हुमायूं था, उसको कौन सा अफगान लीडर हराया था बैटल ऑफ चौसा में, साल था 1539। ठीक है, अफगान लीडर से सब कुछ आपको यहाँ पे, जैसे ही हुमायूं का लड़ाई हारना आपको आएगा तो शेर का याद आना चाहिए, शेरशाह सूर या शेरशाह सूरी भी बोलिए, जो भी है, तो ये आपको याद आना चाहिए, बैटल ऑफ चौसा 1539, या आप याद रखेंगे हुमायूं और शेरशाह सूरी भी याद रखेंगे। ठीक, अगला क्या है,
हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो ये आंसर क्या हो जाएगा, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के समय में कैनिंग महाराज थे। कैनिंग जी महाराज को चीज गलत थे सर लोग, इन लोग था जी, कैनिंग उनिंग था। ठीक, तो ये आपका था 1857 के समय में। इसी समय में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म कर दिया गया और इसके बाद आ गया वाइसरॉय का पोस्ट 1857 में ही। तो पहला वाइसरॉय किसको बोला जाता है, कैनिंग को ही बोला जाता है, ये पहला वाइसरॉय था देश का। ठीक है, और इससे पहले जो डलहौजी था वो कोची लाया था, वो लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था। ठीक है, उसी के बाद घुमा फिरा के फिर 1857 होता है। डलहौजिये के समय में कोची आता है, रेलवे आता है, जो पहला रेलवे हम लोग पढ़ते हैं ना मुंबई टू थाने, वो भी डलहौजी के समय में ही आया था। ठीक, और किसके बारे में, बेंटिक के बारे में दिया हुआ है। तो बेंटिक जो था वो कौन था भाई, तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था, फिर क्या हुआ, एगो चार्टर एक्ट आया 1833 का, उसमें क्या बोला गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहलाएगा। ठीक है, तो बेंटिक था आपका पहला गवर्नर जनरल, और इसी के समय में सती प्रथा जो वो खत्म किया गया था। ठीक है, सती प्रथा ये सब खत्म हुआ था बेंटिक के समय में। अगला क्या है, गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसको कहते हैं, गुप्ता पीरियड को कहते हैं, जिसके फाउंडर कौन थे, श्री गुप्ता थे। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्या, नालंदा यूनिवर्सिटी किस रूलर के द्वारा फाउंड किया गया था, पिछले बार हम करवा दिए थे, दोबारा से घूम के आया क्वेश्चन, कुमार गुप्त इसका आंसर है। विक्रमशिला के फाउंडर कौन थे, बंगाल के धर्मपाल थे। अगला क्या है, चंद्रगुप्त द फर्स्ट, उसके बाद यानी उनके उत्तराधिकारी का नाम क्या था, समुद्रगुप्त नाम था। समुद्रगुप्त को क्या, ये हर्षवर्धन को नहीं, समुद्रगुप्त को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। अगला क्या, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिनको कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, ये कौन थे, इनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, ये रिपीटेड सवाल है तो इसको अच्छा से कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके साथ में एक नाम आपको और यहाँ पर दिया हुआ है दयाराम साहिनी जी का। दयाराम साहिनी कौन है, जो इंडस वैली साइड पे हड़प्पा का जो एक्सकवेशन हुआ था इसका सुपरवाइजरी यही किए थे। दयाराम साहिनी को किनके लिए जाना जाता है, हड़प्पा के लिए जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, अगले बार पूछ सकता है। अगला देखिए, क्वेश्चन तो है जीएस का, इंडिया जीएस का लेवल अच्छा पूछा हुआ है, मतलब एसएससी सीजीएल वाला लेवल है यहाँ पर। अब यही सेम लेवल कैरी होता है नहीं होता है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हम क्या बताए थे स्टार्टिंग में ही, ये 12th लेवल का पेपर है, जबकि वहाँ पर आपका 10th लेवल का रहेगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, लेकिन हाँ पढ़ाई बढ़िया से कीजिएगा, इग्नोर नहीं मारिएगा कि हाँ इंडिया जीएस है, रटा रटाया चीज़ से हो जाएगा। अगला क्या, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक किताब किसने लिखा, रामचंद्र गुहा की किताब का नाम है ये। अगला, पहले चेयरमैन यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन कौन है, रॉस बार्कर। कहाँ है रे रोस, पहला ही तो है, सर रॉस बार्कर यूपीएससी के पहले चेयरमैन। अभी कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी है। ठीक है, यूपीएससी भी बहुत तरीका से न्यूज़ में रह रहा है, अब तो यूपीएससी को नहीं छोड़ा जी तुम लोग घुसने वाला वहाँ भी घुसते चला जा रहा है। नहीं, इनका बात नहीं कर रहे हैं, इनका बात नहीं कर रहे हैं, ये तो अच्छे व्यक्ति हैं जो लोग मतलब आईएएस बन जा रहे हैं बहुत अलग अलग तरीक़ों से। तब तो यूपीएससी को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल के कब तक बचिएगा, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी आपको भी रखना चाहिए। अगला क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल इज एन ऑर्गेनाइजेशन सेट अप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। कौन सा मिनिस्ट्री डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल करवाता है, इससे मिलता जुलता सवाल पिछले बार भी आया था। फिल्म का जब बात हो रहा है तो होम मतलब अमित शाह को जी को ये सब काम है जी, फिल्म करवाएंगे ना, ये नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर शायद हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा इससे रिलेट करता है क्योंकि फिल्म है तो ब्रॉडकास्टिंग से आपको यहाँ पहुँचा जा सकता था। ठीक, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग होगा। भारत के मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ये भी कोई सवाल हुआ, राजनाथ सिंह जी हैं, पहले भी थे जब ये पेपर बना था और अभी भी वही हैं। ठीक है, कड़ी निंदा करते हैं और भी बहुत अच्छे से वैसे चला लेते हैं, चलिए क्या बोले। अगला क्या है, विच फॉरेन लीडर रिसीव द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2021 में पद्म विभूषण कौन से फॉरेन लीडर, हमारे डियर फ्रेंड भारत के शिंजो आबे जो अभी नहीं रहे हैं, शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको मिला था। तो इसीलिए न्यूज़ में था, आप ये नहीं बोलेंगे कि इतना पुराना 2021 का क्यों पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, तो किसी भी पढ़े लिखे अवेयर व्यक्ति को ये सब मालूम होना चाहिए, इसलिए पूछा है। अगला क्या, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये कब आज ऑब्जर्व किया जाता है, 28 अप्रैल को। ये लगा हमको थोड़ा टेढ़िया टाइप का सवाल लगा। ठीक, अगला क्या,
गुजरात सरकार जो है ना, एक फल है जिसका नाम क्या कर दिया है, कमलम, ठीक है, कमलम नाम रख दिया एक फल का, जिसका मतलब क्या होता है, संस्कृत में जिसका नाम होता है लोटस। तो यही आपका क्लू है कि लोटस यानी कमलम नाम से किस फल को जाना जाएगा। आंसर है ड्रैगन फ्रूट, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट जब काटता है तो हल्का हल्का कमल जैसा दिखता है, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, तो ड्रैगन फ्रूट ही हो जाएगा। पपाया, मैंगो ये सब नहीं होगा। ये जो ड्रैगन फ्रूट है, नाम से ड्रैगन से लग रहा होगा कि चाइना से आता है, लेकिन चाइना से नहीं, सदर्न मेक्सिको से आता है। यानी मेक्सिको कहाँ पर पड़ा, इधर वेस्ट में जाइएगा बहुत ज़्यादा तो यूएसए के जस्ट नीचे में मेक्सिको पड़ेगा, लगभग इंडिया से बराबर बराबर लैटिट्यूड पे है, तो क्लाइमेट में और खान पान में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। अगला क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन 6 दिसंबर 1900, भर दीजिए 46 हो जाएगा इसका आंसर, 42 तो हो नहीं सकता, देश से ना आज़ाद हुआ था तब तक, मतलब आज़ाद बहुत पहले का बात है। 1950 में तो 8 साल नहीं लगा था, 8 साल लगा के अगर संविधान बनाता तो और बेटर संविधान बन के आता, ठीक है। थोड़ा बहुत जो इतना अमेंडमेंट करना पड़ा शायद ना करना पड़ता, ठीक है। तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बैठता है, दिसंबर 6 1946 में। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बनाने में 2 साल और 11 महीने का समय लगता है। ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है, कहीं 18 दिन मिलेगा, कहीं 17 दिन मिलेगा, तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक दिन ज़्यादा कम बहुत लोग काउंट कर लेता है कि पहला दिन को गिने या ना गिने, ठीक है। तो देश से उतना मतलब नहीं है, मेन आपका 2 साल और 11 महीना, और खर्चा कितना हुआ, 64 लाख रुपया, ठीक। उस समय के हिसाब से काफ़ी पैसा था, लेकिन क्योंकि अलग अलग देशों में जाकर के स्टडी भी करना था दूसरे संविधानों को, वहाँ पे सिस्टम को, इसीलिए ये टोटली जस्टिफाइड है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगला क्या, सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जो है, सोशलिस्ट तो साला मेरा फेवरेट शब्द बन गया है। तो सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जो है प्रियम्बल में किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा घुसाया गया था। तो जब देश में इमरजेंसी लगाई जाती है और कोई अपोजिशन नहीं, कोई विरोध नहीं, कुछ भी नहीं, इसको सही मायने में क्या बोलते हैं, एक तरह का डिक्टेटरशिप जब हो गया था इमरजेंसी के वक्त में, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया गया था। किसी से पूछा नहीं गया कि आपको सेक्युलर शब्द अपने संविधान में डालना पसंद है नहीं है, सोशलिस्ट डालना पसंद है या नहीं है, बस डाल दिए तो डाल दिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें और भी बहुत सारा चीज़ हुआ था, बट मेन जो है ये 2 शब्द डाला गया था आपके प्रियम्बल में, यानी संविधान की प्रस्तावना में। ये घिसा पिटा सवाल है, बहुत बार आता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इतना सारा चीज़ डाल दिया कि भैया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलना पड़ गया, ठीक है। बहुत मेजर चेंजेस हुआ था, संविधान बदल देंगे तो बदल दिया था, ठीक है, देंगे नहीं, दिया था, जिसको करना रहता है वो कर देता है। चलिए अगला क्या, 86th अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 का है, इसके बारे में पिछले बार में क्वेश्चन आया था। तो 86 में हम आपको क्या सिखाए थे, 8 में 6 जोड़ेंगे 14 साल, तो 14 साल के बच्चों तक को जो है कंपलसरी और फ्री एजुकेशन मिलेगा। ये आपका डाला गया था फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल नंबर 21A डाला गया था, ठीक है। तो ये आपका 86 अमेंडमेंट हो गया। 69th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1991 का, इसमें क्या था, दिल्ली को बोला गया कि अब दिल्ली हो गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और दिल्ली को क्या है मिलेगा, एक लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगा, यानी एक असेंबली भी मिलेगा और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब उसमें 7 मेंबर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रह सकता है। तो ये 70 मेंबर का असेंबली दिया गया एनसीटी को, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को। ये 69th अमेंडमेंट एक्ट है। अब फिर कोई आया ना बोलने के लिए, इस सब पे झाड़ देंगे भाई गंदा वाला ठीक, चलो अगला क्या है, एंग्लो इंडियन का जो प्रोविज़न था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन मिलेगा आपको, तो आर्टिकल कहाँ, अच्छा यही तो है, 331 में आपको मिलेगा। 104वां जो आपका अमेंडमेंट एक्ट आया 104th, इसमें इसको हटा दिया गया था। अगला क्या, मतलब ये आर्टिकल नहीं हटाया गया था, एक मतलब छोड़िए, जो 2 लोग को डाला जाता है, नॉमिनेट किया जाता था एंग्लो इंडियन को, उसको समाप्त कर दिया गया था। अगला क्या है, अटॉर्नी जनरल का टेन्योर क्या है। तो अटॉर्नी जनरल जो है इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, जब तक प्रेसिडेंट चाहें ये रह सकते हैं। यानी बेसिकली प्रेसिडेंट चाह रहे हैं तो कौन चाह रहे हैं जी, प्राइम मिनिस्टर ही चाह रहे हैं। तो बेसिकली जब तक सरकार है तब तक वही अटॉर्नी जनरल रहते हैं। बाकी आमतौर पे ये आपका प्रथा है, एक तरह का प्रथा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई मेंशन नहीं है, लेकिन एक तरह का प्रथा है कि जब सरकार चेंज होगा, यानी मान लीजिए अभी जो है एनडीए गवर्नमेंट नहीं रखे, चेंज हो जाता, तो इनके साथ वाले जो अटॉर्नी जनरल है वो भी इनके साथ रेजिग्नेशन देते और नए आते। ये प्रथा है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आमतौर पे यही होता आया है कि सरकार अगर चेंज हुआ तो अटॉर्नी जनरल भी इस्तीफा देके चेंज हो जाते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। अगला क्या है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहें तब तक अटॉर्नी जनरल अपने ऑफिस में रहेंगे।
प्रेसिडेंट अभी जो अटॉर्नी जनरल है इनका सवाल ऊपर में आ चुका। आर्टिकल 343 ये फिर से घूम के आया। 343(1) में भारत देश का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो भारत देश का जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो क्या है? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो लिपि देवनागरी होना चाहिए और भाषा हिंदी। नेक्स्ट क्या है? कौन से आर्टिकल में आपको मिलेगा राइट टू वोट? ठीक है, राइट टू वोट आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 326। कहाँ गया? 326 में आपको मिल जाएगा। 356 में क्या मिलेगा? तो राष्ट्रपति शासन जो लगता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछले बार आया था शायद। अंजू बॉबी जॉर्ज ये किस खेल से जुड़ी हुई है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जेएसएससी का। लॉन्ग जंप हो जाएगा आंसर। ठीक, आई लीग टूर्नामेंट जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ आपका फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, ये कहाँ का स्टेडियम है? तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर में। क्रिकेट फैन लोग को तो ये सब रटा हुआ होगा, लेकिन अगर जिनको नहीं रटा हम बता दे रहे हैं। हैदराबाद में जो एयरपोर्ट का नाम भी राजीव गांधी स्टेडियम है और क्रिकेट स्टेडियम का नाम भी राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ही रखा गया है। चेन्नई में एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम है और जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम है। ठीक, इसमें से कौन सा खिलाड़ी जो है वो 6 छक्के 1 ओवर में नहीं मारे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में? यानी 6 बॉल में 6 छक्का, इनमें से कौन नहीं मारे हैं? तो युवराज सिंह तो खैर सबको मालूम ही होगा। कहाँ गए? क्रिस गेल इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे लोग जो है सो ये कारनामा कर चुके हैं। अगला सवाल, और ये शायद आखिरी सवाल भी होगा। अगला सवाल क्या है? मोहम्मद शामी बैग्ड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इन जनवरी 2024? तो जनवरी 2024 में मोहम्मद शामी को क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, तो अर्जुन अवार्ड्स ये आपको देखना है। अवार्ड्स एंड ऑनर हम बताएं भी होंगे और आगे भी बता देंगे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, तो ये आपको देख करके जाना चाहिए। यहाँ पर हो गया ये पेपर ख़त्म। बाकी फिर से यहीं से साइंस वाला शुरू होता है। पूरा हम पेपर करवा दिए। टाइम हो सकता है इस बार थोड़ा कम लिया होगा, लेकिन ये आपके रिवीजन के लिए बहुत कारगर है, तो इसको पूरा करके जाइएगा। क्वेश्चन रिपीट होने का बहुत हाई चांस है। साथ में एग्जामिनर का माइंडसेट आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि जेएसएससी किस तरफ से सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारा काम 100% एजेंसी का होता है। इसको इनपुट्स जेएसएससी के साइड से भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया कि भाई जो मर्जी क्वेश्चन बना दो, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का सिलेबस दिया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया जाता है। कोई भी जो एजेंसी, अगर नया एजेंसी भी आएगा तो रीसेंट एग्जाम्स का पेपर देखेगा कि उस सिलेबस से किस तरह का सवाल पूछा गया है, ताकि कोई ड्रास्टिक चीज़, कोई ड्रास्टिक चेंज ना हो जाए। इसीलिए ये पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। बाकी कोर्सेस वगैरह के बारे में हम आपको पहले ही बात कर दिए थे। तो कोर्सेस कोई भी आप साइंस का या मैथ्स का लेना चाहते हैं, या फिर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं पेपर 2 इंग्लिश का या पेपर 3 का, तो एग्जाम क्लस्टर ऐप में ले सकते हैं। साथ में पेपर का PDF ई-बुक सेक्शन एग्जाम क्लस्टर ऐप में अवेलेबल है। तो आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। साथ में ऐसा दूसरा पेपर्स का सॉल्विंग भी चल रहा है चैनल पे, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है ऋषिकेश। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।